एपिसोड 41 टू 50। स्वामी है _2। यान जू ने कुछ दिन पहले आए उस गुमनाम संदेश के बारे में सोचा। हालांकि उसका स्रोत पता नहीं चल पाया था, लेकिन एक महिला होने के नाते उसके अंतर्ज्ञान ने उसे शक की नजर से देखा। जी परिवार के लिए ये युवक विनाश लेकर आया, लेकिन उसके लिए और स्प्रिंग सिटी की तहरी हुई व्यावसायिक दुनिया के लिए शायद वह अवसर का प्रतीक था। अल्पविराम। युवक चाय घर से बाहर निकला और कार में बैठकर चला गया। अंधेरे में अनगिनत आंखें देख रही थीं। आपको चौंका देने के लिए मैं गहराई से क्षमा चाहता हूँ। फोन पर डीकन की एक सम्मानजनक किंतु पश्चाताप भरी आवाज आई। युवक कार की खिड़की के बाहर तेजी से गुजरते दृश्य को देख रहा था। उसकी लंबी उंगलियां खिड़की के फ्रेम पर हल्के से टैप कर रही थीं। वह सही थी। मैं सचमुच झूठा हूँ। नहीं, आप मेरी परिवार के उपकारक हैं, हमेशा रहेंगे। युवक के होंठ थोड़े मुड़े हुए थे, उसकी आंखों में चंचल चमक थी। श्री डी ला और युवा मास्टर को मेरा नमस्कार भेजें। इन शब्दों के साथ उन्होंने कॉल समाप्त कर दी। लखनऊ की एक करोड़पति महिला ने बताया कि वह कैसे प्रति सप्ताह 14,40,000 रुपए कमाती है। BTCI पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उसी समय उसके फोन पर सिस्टम नोटिफिकेशन आया और उसने उसे खोला। संदेश पढ़ने के बाद अनायास ही उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई और उसका मूड काफी अच्छा हो गया। बोजियाओ, आप कभी निराश नहीं करते। अल्पविराम। जी परिवार के पतन के बाद बोजियाओ ने कई भयभीत दिन इस चिंता में बिताई कि पुलिस उन तक पहुंच सकती है। बाद में उसे एहसास हुआ कि वे उस पर ध्यान केंद्रित नहीं कर रहे थे और उसने राहत की सांस ली और जी बेचुन की वफादारी की सराहना की। हालांकि स्प्रिंग सिटी अब उसके लिए सुरक्षित नहीं थी और लॉर्ड गॉचेन को रिपोर्ट करने का समय आ गया था। उसी दिन सुबह सुबह वह कई अन्य लोगों के साथ नानजोहू पहुंच गया। हुआ देश के सबसे दक्षिणी छोर पर स्थित नानजोहू एक आर्थिक रूप से समृद्ध तटीय शहर था। नानजोहू से 80 समुद्री मील दक्षिण में द्वीपों का एक समूह है, जिनमें से एक विशेषाधिकार प्राप्त द्वीप है। PT का मुख्यालय इसी द्वीप पर स्थित था। किंवदंती है कि 100 साल से भी पहले नानजोहू के एक धनी जहाजरानी व्यवसायी ने यात्रा के दौरान संयोगवश इस द्वीप की खोज की और इस पर अपना दावा कर लिया। बाद में युद्ध की विभीषिका से बचने के लिए उस उद्योगपति ने अपनी सारी संपत्ति द्वीप पर स्थानांतरित कर दी और अपने परिवार के साथ वहीं रहने लगा। अपनी मृत्यु के बाद उन्होंने अपने परिवार को आदेश दिया कि वे उनके ताबूत को उनकी अपार संपत्ति के साथ अंतिम संस्कार के रूप में समुद्र में विसर्जित कर दें। कहा जाता है कि उनका ताबूत भी शुद्ध सोने का बना था। ये जानकारी अनजाने में उनके एक नौकर द्वारा लीक कर दी गई, जिससे व्यापक रुचि पैदा हुई। दशकों से अनगिनत लालची लोग खजाने की खोज में उमड़ पड़े। इनमें क्रूर समुद्री डाकू भी शामिल थे, जिन्होंने खजाने का पता बताने के लिए उस रईस के परिवार का कत्लेआम कर दिया। उद्योगपति के पूरे परिवार का कत्लेआम कर दिया गया, सिवाय उसके पोते के, जो समुद्री यात्रा पर गया था और नरसंहार से बच निकला था। बाद में इस पोते ने वर्षों तक धैर्य बनाए रखा, अपनी शक्ति स्थापित की और अंततः समुद्री डाकुओं को न्याय के कटघरे में खड़ा किया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पब फ्यूचर विज्ञापन। ये व्यक्ति PT ग्रुप का संस्थापक बना। उसका नाम कोई नहीं जानता, वह विश्वसनीय रूप से रहस्यमय बना हुआ है। उसका जबरदस्त प्रभाव है और विभिन्न ताकतों के साथ उसके संबंध हैं। ऐसे संबंधों के बिना PT ग्रुप जैसा विशाल सुरक्षा संगठन स्थापित करना असंभव होता। गौरतलब है कि PT ग्रुप का प्रभाव दुनिया के हर देश में व्याप्त है। चाहे सरकारी हो या कुलीन वर्ग, कोई भी इसकी सुरक्षा सेवाओं के बिना नहीं रह सकता। कोई भी PT ग्रुप की शक्ति की भयावहता को पूरी तरह से नहीं समझ सकता। जैसे ही नाव किनारे पर लगी, बोजियाओ जल्दी से उतर गया, प्रतीक्षारत कार में बैठ गया और सीधे शहर के केंद्र की ओर चल पड़ा। हालांकि ये द्वीप मनोरम था, फिर भी इसमें आधुनिक विकास का अभाव था। इसकी वास्तुकला पारंपरिक सौंदर्य बोध की ओर झुकी हुई थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि यह उद्योगपति पारंपरिक हुआ देश का निवासी था और चीनी शैली के वास्तुशिल्प डिजाइनों का पक्षधर था। इसलिए द्वीप के बुनियादी ढांचे में प्राचीन चीनी हॉल और उद्यानों के तत्व शामिल थे। शहर के केंद्र में जियांगनान शैली के बगीचों के अनुरूप एक विशाल संपत्ति थी। इस संपत्ति में जेड टावर और सुनहरे गलियारे, जटिल नक्काशीदार बीम और चित्रित छतें थीं, जो लालित्य, गंभीरता और भव्यता का मिश्रण थीं। वुजियांग गार्डन नाम से प्रसिद्ध ये जागीर संस्थापक का निजी निवास था, जहां बिना किसी प्रत्यक्ष आदेश के किसी का भी प्रवेश वर्जित था। इसके बगल में किंगफिग मंडप था, जो वर्तमान शक्तिशाली व्यक्ति बाइजे का निवास था। बाइजे वर्ग के सबसे कुलीन और शक्तिशाली भाड़े के सैनिकों की देखरेख करता था और सभी भाड़े के सैनिकों पर अधिकार रखता था। हालांकि वह आमतौर पर रोजमर्रा के मामलों में दखल देने से बचता था, जब तक कि वह प्रत्येक भाड़े के सैनिक वर्ग के प्रमुख से संबंधित न हो। किंगफैंग मंडप के पीछे एक 3 मंजिला विला था, जहां क्लास B के भाड़े के नेता गॉचेन रहते थे। हालांकि ये द्वीप शांत और सुंदर दिखता था, लेकिन ये खतरों से भरा था। इसकी गहराई में एक प्राचीन जंगल था, जो भाड़े के सैनिकों के प्रशिक्षण का मैदान था। कई लोग इसमें घुस गए और फिर कभी वापस नहीं लौटे। यहाँ मेरा इंतजार करो, बोजियाओ ने अपने अधीनस्थों को निर्देश दिया। उनकी रैंक को देखते हुए वे लॉर्ड गॉचेन से मिलने के योग्य नहीं थे। नमकीन समुद्री हवा के बीच बोजियाओ परिचारक के पीछे अंदर चला गया। NBCC शेयर मूल्य का 98.6% सटीकता के साथ AI विश्लेषण। लखनऊ की एक करोड़पति महिला ने बताया कि वह कैसे प्रति सप्ताह 14,40,000 रुपए कमाती है। जैसे ही वह अंदर कदम रखा, एक चाय का कप उसकी ओर फेंका गया। बोजियाओ ने बचने की हिम्मत नहीं की, प्याला उसके माथे पर लगा और एक गहरा घाव हो गया। भयभीत होकर उसने अपना सिर झुका लिया। बोलो, अब तुमने कौन सा शर्मनाक काम किया है? एक कर्कश आवाज दबे हुए गुस्से से भरी हुई आगे से आई। बोजियाओ की आंखें घबराहट से चमक उठीं और उसने दांत पीस लिए। महाराज, हमारे संगठन में एक गद्दार है। एक गद्दार? बोजियाओ की आंखों में एक तेज चमक चमकी और उसने अचानक नजरें उठाईं। हाँ, क्लास C की भाड़े की सिपाही दानहुआंग।
वह चोंग मिंग के साथ मिलीभगत करती है और बार बार मेरी योजनाओं में बाधा डाल चुकी है। मुझे शक है कि वह संगठन के खिलाफ बगावत के विचार रखती है। गौचेन ने कुछ देर सोचा, फिर ठंडी सांस ली। बस एक क्लास सी भाड़े का सिपाही और इतनी हिम्मत। कोई तो दानहुआन को यहाँ ले आए, मैं उससे खुद पूछताछ करूंगा। अचानक बाहर से कदमों की आहट गूंजी और कुछ ही पल बाद दरवाजा लात मारकर खोला गया। रोशनी में एक आकृति खड़ी थी, लंबी, रौबदार, खतरनाक। एक उंगली सीधे बोजियाओ की ओर इशारा करती है, इसे ले जाओ। बोजियाओ ने उस व्यक्ति के चेहरे को गौर से देखा और सदमे से पीला पड़ गया। वह कोई और नहीं बल्कि कानून प्रवर्तन अधिकारी जुयान था। एक ऐसा शख्स जो अपनी कठोर निष्पक्षता और निर्दयी निर्दयता के लिए जाना जाता था। कोई कितना भी कठोर क्यों न हो, उसकी पूछताछ में वह हमेशा ही चकनाचूर हो जाता था। इससे पहले कि बोजियाओ कुछ प्रतिक्रिया दे पाता, दो बलिष्ठ अधीनस्थ उसे जबरन पकड़ने के लिए आगे बढ़े। मेरे स्वामी, बोजियाओ ने अचानक अपना सिर गौचेन की ओर घुमाया। गौचेन ने ठंडी सांस ली। जुयान, इसका क्या मतलब है? यद्यपि कानून प्रवर्तन अधिकारी स्वायत्ता से काम करते थे, सभी नेताओं से आगे निकल जाते थे और जीवन मृत्यु की शक्ति का प्रयोग करते थे, फिर भी गौचेन, जो वर्ग सी के भाड़े के सैनिकों का नेतृत्व करता था, उससे डरता नहीं था। जुयान ने ठंडी और घमंडी नजर से देखा। बोजियाओ पर संगठनात्मक सिद्धांतों के साथ विश्वासघात करने और कई गलत काम करने का आरोप लगाया गया है। उसे कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा जांच से गुजरना होगा। आगे कोई बहस करने की जहमत न उठाते हुए वह अपने आदमियों के साथ चला गया। गौचेन गुस्से से आग बबूला हो गया। यह एक जबरदस्त अपमान था जिसने उसके अधिकार को कमजोर कर दिया था। अब वह अपने मातहतों के बीच अपनी प्रतिष्ठा कैसे बनाए रख सकता था? उसने तुरंत ही शुई से संपर्क किया। निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए कानून प्रवर्तन विभाग ने 3 उपयाजक नियुक्त किए। त्रिकोणीय संरचना सबसे स्थिर थी। जुयान की दृढ़ निष्पक्षता के अलावा चिकनी चुपड़ी बातें करने वाला ही शुई और शांत स्वभाव वाला चांग्यू भी था। गौचेन ने ही शुई में काफी निवेश किया था। अब उसके लिए कुछ करने का समय आ गया था। अध्याय 42-040 परीक्षण स्वीकार करें। बोजियाओ को डेकन कोर्ट में लाया गया। उनके दोनों ओर लंबे और प्रभावशाली प्रबंधक थे। उनके गंभीर हाव भाव से दबाव की लहर सी झलक रही थी। बोजियाओ के पैर तुरंत जेली में बदल गए। अब तुम्हें डर का पता चला? जुयान ने ठंडे स्वर में उपहास किया। महाराज महामहिम, मैं शपथ लेता हूं कि मैं संगठन के प्रति पुनर्तः वफादार हूं। आपको मेरी बात पर विश्वास करना चाहिए। ये किसी नीच बदमाश द्वारा की गई बदनामी है। बोजियाओ ने नफरत से दांत पीस लिए। जो कोई भी उसकी शिकायत करने की हिम्मत करता, वह उसकी खाल उधेड़ देता और उसकी नसें फाड़ देता। चाहे ये बदनामी हो या नहीं, आपको अदालत में अपने आरोप लगाने वाले का सामना करना पड़ेगा। एक तरफ का धातु का दरवाजा खुला और एक दुबली पतली आकृति बाहर निकली। बोजियाओ की नजर उस व्यक्ति पर पड़ी और उसकी आंखें क्रोध से जल उठीं। आखिरकार, यह आप ही हैं। वह कभी कल्पना भी नहीं कर सकता था कि एक मात्र श्रेणी सी का भाड़े का सिपाही रैंक लांघने और कानूनी इकाई को उसकी सूचना देने का साहस कर सकता है। उसने अवश्य ही भालू का साहस और तेंदुए का साहस खाया होगा। उस महिला ने छिपे हुए पैटर्न वाला काला लड़ाकू परिधान पहना हुआ था। उसका लंबा और दुबला पतला शरीर पूरी तरह से उजागर था और उसके ऊपर मैचिंग बेरेट भी थी। उसकी सुंदरता और प्रभावशाली आभा का ऐसा मिश्रण था जिसने पुरुषत्व और स्त्रीत्व के बीच की रेखाओं को धुंधला कर दिया। ये संगठन का मानकीकृत प्रशिक्षण परिधान था। अपने गहरे और दमनकारी रंग के बावजूद यह उसे एक मॉडल जैसा आकर्षण देता था। विशेष रूप से आकर्षक था उसकी छाती पर सजा विशिष्ट संगठनात्मक प्रतीक, एक कांस्य सौर दिव्य पक्षी आकृति। संगठन के भीतर छाती के प्रतीक का रंग पहनने वाले के पद का प्रतिनिधित्व करता था। प्रतीक की सामग्री पद के अनुसार बदलती रहती थी। उदाहरण के लिए, डेनहुआंग, जो केवल वर्ग सी का भाड़े का सैनिक था, केवल कांस्य ही पहन सकता था। वर्ग बी के सैनिक चांदी पहनते थे और वर्ग ए के सैनिक सोने के। स्वर्णिम सौर दिव्य पक्षी महान और दीप्तिमान था, जो सर्वोच्च सत्ता का प्रतिनिधित्व करता था। सच में, मैंने ही तुम्हारी शिकायत की थी। मैंने सबूत डीकन को सौंप दिए हैं। अगर तुम अभी अपना अपराध स्वीकार कर लो तो शायद सजा कम हो। दानहुआंग ने अपनी बाहें पार कर ली और आराम से मुस्कुराने लगी। तुम मौत को दावत दे रहे हो। बोजियाओ अचानक डेनहुआंग पर झपटा। एक प्रबंधक ने उसे रोककर जमीन पर मजबूती से दबा दिया। जुयान ने लड़की की ओर देखा। उसकी गहरी काली निगाहें और भी रहस्यमय हो गईं। दानहुआंग ने जम्हाई ली। डीकन, मुझे बाद में एक और काम करना है। क्या आप इस काम को जल्दी निपटा सकते हैं? एक अधीनस्थ जुयान के पास आया और उसके कान में कुछ फुसफुसाया। बोजियाओ पर जुयान की नजर और भी ठंडी हो गई। लाभ के लिए हत्या, अपने साथियों को फंसाना, व्यक्तिगत शक्ति का दुरुपयोग, अवैध संबंध, ये अपराध, क्या आप इनसे असहमत हैं? भाड़े के सैनिकों में अत्यधिक युद्ध क्षमता थी। बाहरी दुनिया में, खासकर मशहूर हस्तियों और उद्योगपतियों के साथ लंबे समय तक घुलने मिलने के कारण वे आसानी से बहक जाते थे। मामूली उल्लंघन संगठन के साथ विश्वासघात का कारण बनते थे। गंभीर उल्लंघन सीधे आपराधिक गतिविधियों में बदल सकते थे, जिससे पिटी ग्रुप की प्रतिष्ठा और हितों को गंभीर नुकसान पहुंचता था। इस प्रकार इन भाड़े के सैनिकों पर लगाम लगाने के लिए सामाजिक कानूनों से भी कठोर कानूनों से लैस एक कानूनी इकाई का गठन किया गया। खासतौर पर पुरुष भाड़े के सैनिकों में अक्सर संयम की कमी होती थी और कई अंततः प्रेम प्रसंगों का शिकार हो जाते थे। बाद में कानूनी इकाई ने अवैध संबंधों पर रोक लगाने वाला एक नया नियम जोड़ा। उल्लंघन करने वालों को कड़ी सजा का सामना करना पड़ता था। बेशक रिश्तों पर पूरी तरह से प्रतिबंध नहीं था, वे सिर्फ अग्रिम पंक्ति में काम नहीं कर सकते थे और उन्हें परिधीय भूमिकाओं तक सीमित कर दिया गया था। एक बार भावनाएं जागृत हो गईं तो कमजोरियां पैदा हो गईं। यह उन भाड़े के सैनिकों के लिए एक घातक दोष था जिनका जीवन खतरे में था। बोजियाओ हमेशा गौचेन के समर्थन पर निर्भर रहा था और संगठन के बाहर ही अपनी जिंदगी बिताता रहा था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसे इस तरह की सजा का सामना करना पड़ेगा।
मुझे फंसाया जा रहा है महाराज, उसे ले जाओ। रुको। एक गोल मटोल आकृति कमरे में दाखिल हुई। दानहुआंग ने उस आदमी को घूर कर देखा। ये ही शुई था, 3 महान उपयाजकों में से एक। उसका गोल मटोल पीला बाहरी रूप मैत्रेय बुद्ध जैसा लग रहा था। बोजियाओ ने वर्षों तक संगठन की पूरी लगन से सेवा की है। उनके योगदान को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। आप एक मामूली क्लास सी भाड़े के सैनिक पर कैसे भरोसा कर सकते हैं? कौन कह सकता है कि उसके कोई छिपे इरादे नहीं हैं? मुझे शक है कि उसकी पहचान बेहद संदिग्ध है। मुझे बताओ, क्या तुम व्हाइट ग्लव्स के अंडरकवर एजेंट हो? व्हाइट ग्लव्स नामक अंतर्राष्ट्रीय संगठन अपने कुकृत्यों के लिए कुख्यात था और वर्षों तक पी.टी. का कट्टर प्रतिद्वंद्वी रहा था। बोजियाओ ने मौके का फायदा उठाया और दानहुआंग की ओर इशारा करते हुए जोर से चिल्लाया, बिल्कुल, वह व्हाइट ग्लव्स की एक अंडरकवर है। वह विश्वासघाती है। उसे तुरंत गिरफ्तार करो और उससे पूछताछ करो। झूयान ने ठंडेपन से अविचल भाव से देखा। दानहुआंग ने हल्के से हंसते हुए अपनी भौहें उठाईं। हे शुई, तुम्हारा ध्यान भटकाने का प्रयास सराहनीय है, लेकिन माफ करना, तुम्हारी किस्मत ही खराब है। मेरा व्हाइट ग्लव्स या ऐसे किसी समूह से कोई संबंध नहीं है। मैं दानहुआंग हूँ, क्लास सी का भाड़े का सिपाही, इस संगठन का वफादार। इस बार मैंने बस एक परजीवी को समूह से छुड़ाने के लिए ऐसा किया था। और क्या तुम्हें लगता है कि संगठन के बाहर उसकी हरकतें पुलिस की नजर से बच सकती हैं? अगर मेरा हस्तक्षेप न होता तो वह पहले ही उनकी हिरासत में होता। उसके लचीलेपन की कमी को देखते हुए पुलिस को इस द्वीप को तहस नहस करने से पहले कड़ी पूछताछ की भी जरूरत नहीं पड़ती और तुम बेशर्मी से सही और गलत को तोड़ मरोड़ रहे होते। झूयान की निगाहें बोजियाओ को घूरते हुए और भी ठंडी हो गईं। ऐसी ही कार्रवाइयों से संगठन को सबसे ज्यादा डर लगता था। कड़े नियंत्रण के बावजूद कुछ लोग अपनी सीमाओं को लांघने की हिम्मत दिखाते थे। बोजियाओ क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया। कोई आश्चर्य नहीं कि पुलिस ने उसे अभी तक गिरफ्तार नहीं किया था। उसने तो ये भी सोचा था कि पुलिस की अक्षमता संयोगवशी थी। फिर भी उसे कभी यह एहसास नहीं हुआ कि वही असली जिम्मेदार था। हे शुई ने आंखें सिकोड़ते हुए ठंडी सिसकारी भरी। तुम्हारी वाक्पटुता चाहे कितनी भी अच्छी क्यों न हो, यह मत सोचो कि तुम सजा से बच जाओगे। उसे गिरफ्तार करो, देखते हैं कौन हिम्मत करता है। झूयान के शब्दों ने कमरे में सन्नाटा छा गया। झूयान, तुम पूरी तरह से अपना होश खो बैठे हो। झूयान ने हे शुई को नजरअंदाज कर दिया और दानहुआंग की ओर मुड़ गया तथा उसे आगे बोलने का इशारा किया। हे शुई, तुम मुझे दोषी ठहराने के लिए बहुत उत्सुक हो। ये संदेह करना मुश्किल है कि तुम और बोजियाओ मिलीभगत कर रहे हैं। हे शुई ने व्यंग्य किया, तुम बहुत बातें करते हो, लेकिन तुम बातों को चाहे जितना भी घुमा फिरा लो, मैं तुम्हारी बात पर यकीन नहीं करूंगा। क्या ऐसा है? अगर सबूत काफी नहीं है तो मेरे पास एक गवाह भी है। हे शुई ने भौहें चढ़ाईं। बोजियाओ का सिर जोर से झटका खाकर ऊपर उठा। उसे गवाह कहाँ से मिलेगा? क्या वह जी बेचुन को बुलाने वाली थी? नामुमकिन। दानहुआंग ने मुस्कुराते हुए कहा, अंदर आइए। एक कमजोर व्यक्ति जल्दी से अंदर आया। उसका सिर झुका हुआ था, वह घबराया हुआ और कांप रहा था। वह आदमी जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया, हाथ फैलाए। अधीनस्थ जी लू, लॉर्ड्स का अभिवादन करते हैं। जानी पहचानी आवाज सुनकर बोजियाओ की पुतलियां अविश्वास से सिकुड़ गईं। जी लो, तुम क्या कर रहे हो? जी लो थोड़ा कांप उठा और अपना माथा जमीन पर टिकाते हुए तेजी से बोला, मैं बोजियाओ पर बरसों से नजर रख रहा हूं और दानहुआंग के हर आरोप को सच साबित कर सकता हूं। इसके अलावा मेरे पास बोजियाओ के अपराधों के और भी सबूत हैं। जीलोऊ ने अपनी जेब से एक यूएसबी ड्राइव निकाली और उसे आदरपूर्वक भेंट किया। सामग्री सत्यापन के लिए यूएसबी ड्राइव को ले जाया गया। बोजियाओ ने जीलोऊ को घूरते हुए कहा, उसकी आंखें लाल हो गईं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की? जीलो ने अपने होंठ भींच लिए, उसकी रीढ़ तीर की तरह सीधी हो गई। मैं अब और गलत कामों में साथ नहीं दे सकता। मेरे मालिक, अगर मैंने एक भी शब्द झूठा कहा हो तो स्वर्ग मुझे मार डाले। ऐसी गंभीर प्रतिज्ञा एक अटल संकल्प का संकेत देती है। बोजियाओ पूरी तरह से पराजित होकर फर्श पर गिर पड़ा। हे शुई ने अपनी भौहें सिकोड़ ली और अपनी निगाहें उठाकर आराम से बैठे दानहुआंग की ओर देखा। अपनी छोटी उम्र के बावजूद ये लड़की निर्दयतापूर्वक चालाक थी। यदि उनका जल्दबाजी में हस्तक्षेप न होता तो वह जीलोऊ कार्ड नहीं खेलती। स्पष्टतः उसने ये सब पहले से ही योजना बनाकर किया था। ज्वार बदल गया था, बोजियाओ समाप्त हो गया था। बोजियाओ, तुमने तो मुझे भी लगभग धोखा दे दिया था। जल्दी से अपना गुनाह कबूल कर लो, शायद सजा कम कड़ी हो। हे शुई के तिरस्कार का बोजियाओ के लिए अब कोई मतलब नहीं था। वह वहीं घुटनों के बल बैठ गया। पूरी तरह सुनना, उसका चेहरा हार की तस्वीर बन गया। सत्यापन प्रक्रिया तेजी से पूरी हुई। आरोपों की पुष्टि हो गई और बोजियाओ को कठोर सजा का सामना करना पड़ा। फैसला सुनकर गोचेन ने गहरा दुख व्यक्त किया। फिर भी परिस्थितियों को देखते हुए उनके पास बोजियाओ की सार्वजनिक रूप से निंदा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था और उन्होंने अपनी उपस्थिति को पूरी तरह से बरकरार रखा। फिर भी बोजियाओ उनके अधीनस्थ थे और उनके वरिष्ठ होने के नाते गोचेन को संगठनात्मक सिद्धांतों के अनुरूप उनकी लापरवाही के लिए जिम्मेदार ठहराया गया। इसका मतलब था कि उन्हें सजा भी भुगतनी थी। हालांकि बोजियाओ को विश्वास था कि उसके कद को देखते हुए झूयान उसके खिलाफ लापरवाही से काम करने की हिम्मत नहीं करेगा। निश्चित रूप से झूयान ने बोजियाओ को कड़ी सजा दी, लेकिन गोचेन को हल्की सी सजा देकर छोड़ दिया। उसी समय कोई अंदर आया। किन युआन, आपने अपनी उपस्थिति से हमें सम्मानित किया है। क्या बाइजे की ओर से कोई निर्देश है? हे शुई ने उपस्थित सभी लोगों की जिज्ञासा को दोहराते हुए सम्मानपूर्वक पूछा। वह युवक जिसकी मुस्कान सौम्य थी और जिसके चेहरे के भाव आकर्षक थे, बाइजी का निजी सचिव था। जुवानिक्सू के साथ वह क्लास ए भाड़े के सैनिकों की देखरेख करता था, एक ऐसी रहस्यमय दुनिया जिसका हिस्सा बनने के लिए बोजियाओ भी तरसता था।
इस प्रकार भले ही वह इस आदमी से नाराज था जो उसके बेटे के बराबर युवा था, बोजियाओ के पास अपना सिर नीचा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। बाइजे बोजियाओ के अपराधों के बारे में जानकर बहुत क्रोधित है। उसने मुझे प्रबंधकों को ये बताने का काम सौंपा है कि इस व्यक्ति को दूसरों के लिए एक उदाहरण के रूप में कड़ी सजा मिलनी चाहिए। युवक की निगाहें कमरे में घूम गईं, उसकी उम्र उसकी भारी मौजूदगी के आगे फीकी पड़ गई। पूरा हॉल खामोश हो गया। गौचेन की छाती सहज ही कड़ी हो गई और उसने अपना सिर झुका लिया। हे शुई की आंखें घबराहट से चमक उठीं। उसे लगा कि शायद आज उसने कोई आवेग में आकर कोई कदम उठाया होगा जिससे बाइजे को शक हो सकता है। निश्चिंत रहें, बाइजे इस मामले को निष्पक्षता से निपटाने के लिए कानूनी इकाई पर भरोसा कर सकते हैं। झूयान की ठंडी आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी। किन युआन की नजर लड़की पर पड़ी, उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान आ गई। आपका नाम दानहुआंग है। दानहुआंग ने सहज ही अपनी मुद्रा सीधी कर ली। श्रेणी सी के भाड़े के सैनिक दानहुआंग, स्वामी किन युआन को नमस्कार। आपने बहुत अच्छा किया, आज से आप बोजियाओ का पद संभालेंगे। बिल्कुल नहीं, गौचेन ने सहजता से आपत्ति जताई। महाराज, वह तो मात्र क्लास सी की भाड़े की सैनिक है। रैंक बदलने से पदानुक्रम में व्यवधान उत्पन्न हो जाएगा। किन युआन ने अपनी कोमल मुस्कान बनाए रखी, लेकिन गौचेन की ओर उसकी निगाहें तीखी और बर्फीली थीं। अगर मैं कहता हूं कि वह कर सकती है तो वह कर सकती है। क्या आपको बाइजे के निर्णय पर संदेह है? तो ये बाइजे का निर्णय था। स्पष्टतः बाइजे का उद्देश्य न केवल उनके अधिकार को कमजोर करना था, बल्कि उनके बीच एक जासूस को बैठाना भी था। गौचेन ने दांत पीसते हुए कहा, संगठन का सिद्धांत सर्वोच्च है। यहां तक कि बाइजे भी इसे मनमाने ढंग से संशोधित नहीं कर सकता, अन्यथा इससे कलह पैदा होगी। अगर वह बोजियाओ का स्थान लेना चाहती है तो उसे परीक्षण से गुजरना होगा। अगर वह कक्षा बी में आगे बढ़ने में सफल हो जाती है तो मैं नर्म पड़ जाऊंगा। अन्यथा यहां तक कि बाइजे भी उसे मेरी इकाई में शामिल करने के लिए मजबूर नहीं कर पाएगा। गौचेन का स्वर पूरी तरह दृढ़ था, हालांकि हर कोई उसके अंतर्निहित इरादों को जानता था। किन युआन ने देनहुआंग की ओर रुख किया। लड़की ने अपनी भौहें उठाईं और कलाइयां मोड़ते हुए कहा, मैं मुकदमा स्वीकार करती हूँ। गौचेन के होठों पर ठंडी मुस्कान आ गई। अज्ञानी बदमाश को ज्यादा पता नहीं था दिसंबर के बाहर ट्रायल ग्राउंड में प्रवेश कैसे करें। कोई भी जीवित नहीं बचा। इस बार वह सुरक्षित नहीं जाएगी। अध्याय 43-041 पदोन्नति की सूचना। शीजो, अब से मैं आपके मार्गदर्शन पर निर्भर रहूंगा। पहले मुझे ये पे पीने दीजिए। फेंग युआंग ने अपना सिर पीछे झुकाया और एक ही बार में बाइजियू का गिलास खाली कर दिया। उनके बारे में सभी की राय बदल गई और कोई यह टिप्पणी करने से खुद को नहीं रोक सका, एक बाघ पिता कुत्ते नहीं पालता। मिस्टर फेंग में सचमुच उस समय के बूढ़े मिस्टर फेंग जैसी भव्यता है। मैं अपने पिता से तुलना तो नहीं कर सकता, लेकिन अब से मैं कड़ी मेहनत करूंगा और उनके जैसा बनने की कोशिश करूंगा। मुझे उम्मीद है कि आप सभी चाचा और बड़े लोग मुझे इस राह पर मार्गदर्शन देंगे। फेंग युआंग का भाषण बहुत ही कुशलता से दिया गया था। इस बड़े बदलाव के बाद वह बिगड़ल बच्चा बिल्कुल अलग इंसान बन गया था। उन्होंने न सिर्फ कंपनी को बचाए रखा, बल्कि खाने की मेज पर वरिष्ठ बिजनेस दिग्गजों के सामने भी अपनी स्थिति आसानी से बनाए रखी। हालांकि अभी भी उनमें थोड़ी नई सोच थी, लेकिन उनकी ईमानदारी ने इसकी भरपाई कर दी। उसके पीछे त्यानलू बैंक खड़ा था, जब किसी परिवार टूटने की कगार पर था। फेंग युआंग का भविष्य उज्जवल लग रहा था और सभी ने चतुराई से इस अवसर का लाभ उठाकर शालीनता से पीछे हट गए। इस कठिन परीक्षा के बाद फेंग ग्रुप ने वास्तव में अपनी स्थिति सुरक्षित कर ली थी। भोज की मेज के कोने में चोंग मिंग चुपचाप झींगा खा रहा था, उसकी संतुष्ट मुस्कान उसकी आंखों के कोनों तक फैली हुई थी। ये चालाक पुराने लोग केवल शेखी बघरना और पीना जानते थे, उनके सामने परोसे गए व्यंजनों को छूने की भी परवाह नहीं करते थे। उन्होंने कहा कि चिली का झींगा मछली सबसे खास व्यंजन था, जिसकी कीमत दसियों हजार डॉलर थी। अगर कोई और इसे नहीं खा रहा है तो बेहतर होगा कि इसे बर्बाद न होने दिया जाए। किसी ने चोंग मिंग को देखा जरूर, लेकिन ये देखते हुए कि वह फेंग युआंग के साथ था और यह जानते हुए कि यह कार्यक्रम फेंग युआंग ने ही आयोजित किया था, किसी ने ज्यादा कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। कुछ लोगों ने चोंग मिंग से बातचीत शुरू करने की भी कोशिश की, लेकिन उसने स्पष्ट जवाब देकर उन्हें टाल दिया। जब अधिकांश लोग चले गए तो फेंग युआंग का चेहरा लाल हो गया और उसने शराब की बोतल उठाई और चिल्लाया, पी लो, चलो पीते रहें। ये देखकर कि युआंग सचमुच नशे में था, चोंग मिंग ने अंततः अपनी चॉपस्टिक नीचे रख दी और उसे घर ले जाने के लिए चल पड़ा। तभी अचानक उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आया। चोंग मिंग बीच में ही ठिठक गया। ये पीटी सिस्टम के लिए खास आवाज थी, एक ऐसी आवाज जो सिर्फ बड़ी घोषणाओं के समय ही बजती थी। उसने घबराहट से निगल लिया। बॉस चोंग मिंग को पीछे छोड़कर अकेले ही द्वीप पर लौट आया था और पिछले कुछ दिनों से वह परेशान था। ये समझने में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं थी, बॉस तो बस एक मामूली क्लासी भाड़े का सिपाही था। वह गौचेन के समर्थन वाली बोजियाओ का मुकाबला कैसे कर सकती थी? यह अधिसूचना, क्या ये बॉस का मृत्यु लेख हो सकता है? कांपती उंगलियों से चोंग मिंग ने अपना फोन निकाला और पीटी सिस्टम में लॉग इन किया। संगठन के भीतर उच्च स्तरीय कार्मिक परिवर्तन और पुरस्कार या दंड की घोषणा पूरे सिस्टम में की गई, जो प्रत्येक सदस्य को दिखाई देती थी। प्रदर्शित पहली अधिसूचना कानूनी प्रभाग द्वारा बोजियाओ के लिए सजा की घोषणा थी। 80 कोड़े, सभी अधिकारों का स्थायी निरसन, आजीवन कुनपेंग द्वीप पर निर्वासन। कुनपेंग द्वीप दक्षिणी द्वीप के उत्तर में समुद्र के एक खतरनाक क्षेत्र में स्थित है, जो उबड़ खाबड़ चट्टानी इलाकों, ग्लेशियरों और समुद्री राक्षसों की कुख्यात अफवाहों से भरा है। वहां से गुजरने वाले कई व्यापारी जहाज फिर कभी नहीं देखे गए। ये द्वीप दक्षिणी द्वीप से कहीं ज्यादा बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है और कहा जाता है कि इसका वातावरण बिल्कुल कठोर है। यहाँ तक कि वहां नरभक्षी जंगली जानवरों के रहने की भी किंवदंतियां हैं। हालांकि बाइजे की दूरदर्शिता ने कुनपेंग द्वीप का विकास बहुत पहले ही शुरू कर दिया था।
संगठन के भीतर गंभीर गलतियां करने वाले भाड़े के सैनिकों को अंतिम सजा के तौर पर वहां अंतहीन परिश्रम करने के लिए भेज दिया जाता था। एक बार वहां पहुंचने पर स्वर्ग में पुकारने से कोई उत्तर नहीं मिला और पृथ्वी पर पुकारने से भी कोई राहत नहीं मिली, वह केवल मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा था। संगठन के भीतर कुनपेंग द्वीप को नर्क द्वीप का उपनाम भी दिया गया था, जो इस बात का प्रमाण था कि यह कितना भयानक था। ये घोषणा पढ़कर चोंग-मिंग को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। तभी दूसरी अधिसूचना सामने आई और चोंग-मिंग हक्का बक्का रह गया। लानत है, उसने अपनी आंखें रगड़ी, फिर दोबारा रगड़ी। क्या उसे कुछ दिख रहा था? चोंग-मिंग लाल रंग के पाठ को घूर रहा था, प्रत्येक शब्द को पहचान रहा था, फिर भी किसी तरह उनके संयुक्त अर्थ को समझने में असमर्थ था। क्लास सी भाड़े की सैनिक डेन हुआंग ने सफलतापूर्वक परीक्षण पास कर लिया और क्लास बी भाड़े की सैनिक बन गईं। आज से उन्हें हुआ देश की क्षेत्रीय क्लास बी कमांडर नियुक्त किया गया है और उन्हें कमांडर की उपाधि प्रदान की गई है, जो भाड़े के सैनिकों का नेतृत्व करने के लिए अधिकृत हैं। आधिकारिक घोषणा, क्लास बी हुआ देश क्षेत्रीय कमांडर। हे भगवान! चोंग-मिंग ने उन्माद में फैंग युआन को गले लगा लिया और उसके चेहरे पर चुंबन जड़ दिए। फैंग युआन पूरी तरह से हतप्रभ था, उसके गाल लाल हो गए थे, उसकी आंखें शराब के कारण धुंधली हो गई थीं। बॉस अविश्वसनीय है, अब मैं अंततः बिना किसी चिंता के आराम कर सकता हूँ, हा हा हा। चोंग-मिंग इतना उत्साहित था कि वह पूरी दुनिया को ये खबर बताना चाहता था। उसने सबसे बड़ी जांद को पकड़ लिया और वह सबसे मोटी निकली। क्लास बी के भाड़े के सैनिक दुनिया के हर देश में पाए जाते हैं, हालांकि चोंग-मिंग को उनकी सही संख्या नहीं पता थी। हर देश और क्षेत्र का अपना कमांडर होता था, और हुआ देश अपने विशाल भूभाग और समृद्ध अर्थव्यवस्था के कारण इसका क्षेत्रीय कमांडर छोटे देशों की तुलना में कहीं अधिक महत्वपूर्ण था। इस स्थिति के साथ वह हुआ देश के सभी वर्ग बी भाड़े के सैनिकों की कमान संभालती थी और यहाँ तक कि वर्ग सी और वर्ग डी भाड़े के सैनिकों को भी उसके आदेशों का पालन करना पड़ता था। इसके अलावा बॉस के पास कमांडर का अधिकार था, एक विशेषाधिकार जो बो जियाओ को कभी भी प्राप्त नहीं हुआ। अध्याय 44-041 पदोन्नति की सूचना। सीधे शब्दों में कहें तो ये सिर्फ एक स्थायी पद है और इसे कभी भी हटाया जा सकता है, लेकिन कमांडर की उपाधि धारण करना बाइजे द्वारा स्वयं अपना समर्थन देने के बराबर है, औपचारिक रूप से उच्च पदों पर आसीन होने के बराबर। इस घोषणा से कई सदस्य आश्चर्यचकित हो गए। ये दान हुआन कौन है? निर्धारित परीक्षण माह के बाहर परीक्षण पास कर पाना, ये बिल्कुल अकल्पनीय है। किसी ने बो जियाओ पर ध्यान नहीं दिया, हर कोई डैन हुआन के इस उल्कापिंडीय उदय के बारे में अक्कलें लगा रहा था। इस बीच हुआ देश के बी श्रेणी के भाड़े के सैनिक बेचैन महसूस कर रहे थे। कौन जानता है कि इस नवनियुक्त नेता का स्वभाव कैसा होगा? अल्पविराम। मिस क्यू, यह अदालत का सम्मन है। मुकदमे की तारीख तय हो गई है। आपके वकील के तौर पर मुझे आपसे एक प्राधिकरण पत्र पर हस्ताक्षर करवाना होगा। इसके अलावा दीवानी मुकदमेबाजी के लिए आपराधिक कार्यवाही को संलग्न करना सबसे बेहतर तरीका होगा। इससे समय सीमा कम होगी और आपको ज्यादा वैधाधिकार और हित सुरक्षित रखने में मदद मिलेगी। हेलियन जी के मार्गदर्शन में क्यूई बाओतान ने प्राधिकरण पत्र पर अपना नाम हस्ताक्षर किया। मिस क्यू, क्या आप करीब से देखने वाली नहीं हैं? क्यूई बाओटन ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, मुझे अटॉर्नी हेलियन पर पूरा भरोसा है। विश्वास के लिए धन्यवाद मिस क्यू, मैं आपके लिए ये केस जीतने की पूरी कोशिश करूंगा। यद्यपि हेलियन जी अपराजित रहे, लेकिन उन्होंने कभी किसी ग्राहक से जीत शब्द नहीं कहा था। उन्हें अपनी क्षमताओं पर अटूट विश्वास था, फिर भी वे कभी अहंकार में नहीं पड़े। सतर्क रहना हमेशा सुरक्षित दृष्टिकोण रहा है। मुकदमे के दिन मनोरंजन पत्रकारों द्वारा न्यायालय का प्रवेश द्वार लगभग पूरी तरह से अवरुद्ध कर दिया गया था। जैसे ही क्यू बाओतान सामने आई, उन्हें तुरंत कैमरों ने घेर लिया। पत्रकारों ने उन पर तीखे और गहन सवालों की बौछार कर दी। क्यू बाओतान ने उन्हें शांतिपूर्वक संभाला और अंततः जमानतदारों के संरक्षण में न्यायालय में प्रवेश किया। उसी दिन उनकी तस्वीर प्रमुख प्लेटफार्मों पर सुर्खियों में आ गई। यह मामला लगभग आधे महीने तक सबसे सनसनीखेज और चर्चित विषय रहा, हर मंच पर छाया रहा। पहले अज्ञात क्यूई बाओतान को व्यापक मान्यता मिली और जनता ने उसके साहस की प्रशंसा की। आज उन्हें शांत और स्पष्टवादी, बेबाक चेहरे के बावजूद आत्मविश्वास से भरपूर देखकर उनका स्वाभाविक लालित्य झलक रहा था, जिसने एक बड़े नए प्रशंसक वर्ग को आकर्षित किया। और तभी हेलियन जी प्रकट हुई, जिससे इंटरनेट पर खुशी की लहर दौड़ गई। वह चेहरा, वह शारीरिक बनावट, वह संतुलन शीर्ष स्तर की मशहूर हस्तियों के बराबर। एक वकील होने के पेशेवर प्रभामंडल के साथ साथ जब उनका बायोडेटा ऑनलाइन साझा किया गया तो भगवान की कृपा से वे व्यवहारिक रूप से कानूनी दुनिया के अपराजित दिग्गज बन गए। अपनी बढ़ती प्रसिद्धि से अनजान हेलियन जी ने अदालत में संयमित बचाव किया और आसानी से जीत हासिल कर ली। कई जियान को 20 साल की कैद की सजा सुनाई गई और उस पर भारी नागरिक मुआवजे का बोझ डाला गया। उसने फैसले को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और अपील करने की कोशिश की, लेकिन ये सब बेकार की लड़ाइयां साबित हुईं। अकाट्य साक्ष्य और गंभीर सामाजिक नतीजों के साथ अपीलीय न्यायालय निस्संदेह मूल निर्णय को बरकरार रखेगा। जैसे ही हथौड़ा चला, न्यायाधीश की कठोर घोषणा में न्याय की ध्वनि गूंज उठी, जिससे क्यू बाओतान अदालत कक्ष में फूट फूट कर रोने लगे। न्याय, यद्यपि विलंबित था, अंततः हुआ। आखिरकार उसने इस दिन का इंतजार किया था। चूंकि मामला सार्वजनिक था, इसलिए दर्शक दीर्घा में बहुत से दर्शक मौजूद थे। युवती को आंसुओं से भरते देख सभी के हृदय में गहरी भावनाएं उमड़ पड़ीं। कार्यवाही समाप्त होने के बाद जब क्यू बाओतान जाने वाली थी तो गैलरी में से कोई तेजी से उसके पास आया। मिस क्यू बाओतान ने अपना सिर घुमाया, उसकी आंखों में भ्रम स्पष्ट था। नमस्ते, मैं ही कियान हूँ, प्लेटिनम एंटरटेनमेंट में टैलेंट डायरेक्टर। मुश्किलों से निकलने के लिए बधाई। मैं सोच रहा था कि मिस क्यूई की आगे क्या योजनाएं होंगी। अगर आपको मुझ पर भरोसा है तो हमारी कंपनी ज्वाइन करने के बारे में क्या ख्याल है? मैं आपको बेहतरीन संसाधन और परिस्थितियां मुहैया कराऊंगा। मैं गारंटी देता हूं कि 3 साल के अंदर आपको ए लिस्ट का दर्जा दिला दूंगा।
हेकियान ने अपने सामने खड़ी युवती को देखा, उसकी आंखों में गणना की झलक थी। उसने पहले ही ऑनलाइन काफी ध्यान आकर्षित कर लिया था। कुछ रणनीतिक चालबाजियों के साथ उसके रूप और व्यवहार ने असीमित संभावनाओं का वादा किया था। क्यू बाओतान ने थोड़ा सा भौहें चढ़ाईं, उसे उसकी निगाहें अविश्वसनीय रूप से अस्थिर लगीं। ऐसा महसूस हुआ मानो वह महज एक वस्तु है जिसका मूल्यांकन किया जाना है और कीमत तय की जानी है। यह अनुभव स्टार एंटरटेनमेंट में उनके अनुभव से किस प्रकार भिन्न था। जैसे ही क्यू बाओतान मना करने वाली थी, उसके कानों में एक मनोरंजक लेकिन मधुर आवाज गूंजी। वह आपके साथ हस्ताक्षर नहीं करेगी। क्यू बाओतान की आंखें खुशी से चमक उठी जब उसने वक्ता की ओर देखा। हेकियान ने भौहें चढ़ाईं और अस्पष्ट चेहरे मुहरे तथा अस्पष्ट आकर्षण वाले उस युवक को घूरने लगी। उसकी उपस्थिति हैरान करने वाली थी। आप कौन हैं? क्या आप उसके लिए निर्णय ले सकते हैं? क्या आपको मनोरंजन उद्योग में प्लेटिनम एंटरटेनमेंट की स्थिति का अंदाजा भी है? मैंने उसे साइन करने के लिए सहमति देकर उसकी क्षमता पर विचार किया है, अन्यथा उसके पिछले रिकॉर्ड को देखते हुए कौन सी कंपनी उसे छूने की हिम्मत करेगी। क्यू बाओतान का चेहरा पीला पड़ गया, उसके दांत उसके निचले होंठ में गड़ गए। हे, शेन युआन ने ठंडी हंसी हंसी, उसकी निगाहों से तिरस्कार और अवमानना झलक रही थी। प्लेटिनम एंटरटेनमेंट, यह मेरे परिवार के टैनर के जूते चमकाने के भी लायक नहीं है। भाग जाओ। क्यू बाओतान का दिल कांप उठा। मेरे परिवार का तांत्र? तुम? हेकियान इतना गुस्से में था कि उसके सिर से भाप उठ रही थी। तुम बिल्कुल ढीठ हो। क्या तुम्हें पता है कि मुझे अपमानित करने का क्या परिणाम होगा? हेकियान का क्रोध उसके चेहरे पर गहराई से अंकित हो गया। शेन युआन ने हल्के से कहा, तुमने खुद ही ये देखा है, कैजियान का हशर जिसने मेरे तान एर को धमकाने की हिम्मत की, और वह स्टार एंटरटेनमेंट का एक बड़ा शेयर धारक है। मुझे आश्चर्य है कि तुम्हारी हैसियत क्या है। एक क्रूर निष्कासन। हेकियान ठिठक गया, उसकी नजर हेलियन जी पर पड़ी जो उनकी ओर आ रही थी। हेलियन जी का प्रभुत्व और प्रतिष्ठा, जिसका वह अभी अभी एक विस्मयकारी गवाह बना था, उसके मन में उमड़ पड़ी। कैजियान के बचाव पक्ष के वकील को कानूनी दुनिया के अभिजात वर्ग में से एक माना जाता था। उनका अनुभव हेलियन जी से कहीं अधिक था, फिर भी वे भी अदालत में जीत हासिल नहीं कर सके। हेलियन जी के अधिक तर्कों के तहत कैजियान को कड़ी सजा का सामना करना पड़ा। इस क्षेत्र में आपने किसी को भी नाराज किया है, सिर्फ किसी वकील को नहीं, खासकर किसी ऐसे वकील को जो अपने क्षेत्र में शीर्ष पर हो। हेकियान को ठंडा पसीना आ गया, उसके अंदर चिंता बढ़ रही थी, हालांकि वह अपना सम्मान खोना नहीं चाहता था। आप देखेंगे, उसने जबरदस्ती की बहादुरी के साथ कहा और घबराकर पीछे मुड़ गया। उनके पीछे हटने से एक निश्चित स्तर की पराजय का आभास हुआ। धन्यवाद। क्यू बाओतान ने मुड़कर देखा कि शेन युआन की निगाहें हेकियान पर टिकी हुई थी। उनके चेहरे पर एक ठंडी धार छिपी हुई थी, बर्फीली और मनभेदी। क्यू बाओटन ने संवेदनशीलता से उसके और प्लेटिनम एंटरटेनमेंट के कार्यकारी के बीच गहरी दुश्मनी का पता लगा लिया। शेन युआन को मुकदमे के कारण देरी हो गई थी। सुनवाई के दिन वह मुश्किल से समय पर पहुंच पाए। उसने यहाँ हेकियान से मुठभेड़ की उम्मीद नहीं की थी। वह आदमी जिसने अपने पिछले जीवन में उसे मनोरंजन की दुनिया से परिचित कराया था, और वही आदमी जिसने उसे बर्बादी की ओर धकेला था। अच्छा, एक एक करके वे अपना हिसाब किताब करने की तैयारी कर सकते हैं। अध्याय 45, 042 सारा अतीत बस एक प्रस्तावना है। मिस क्यू, बधाई हो। हेलियन जी मुस्कुराते हुए आगे बढ़ी। वकील हेलियन, अगर आप न होते तो मैं ये केस नहीं जीत पाता। क्यू बाओतान ने गंभीरता और ईमानदारी से कहा, धन्यवाद। हेलियन जी ने कई ग्राहकों को अपना आभार व्यक्त करते सुना था, लेकिन केवल इस लड़की का आभार वास्तव में हृदय से व्यक्त किया गया था। एक वकील के रूप में मुझे यही करना चाहिए। हेलियन जी की नजर शेन युआन पर पड़ी, उसने भौहें उठाई। हम फिर मिलेंगे। वह उस दिन फैंग युआन के साथ अंगरक्षक थी। अप्रत्याशित रूप से वह क्यू बाओटन को भी जानती थी। क्या स्प्रिंग सिटी सचमुच इतनी छोटी थी? शेन युआन ने हल्के से सिर हिलाया। वकील हेलियन, हालांकि हेलियन जी इस व्यक्ति के बारे में जानने को उत्सुक थी, लेकिन वह दूसरों की निजता में दखल देने वाली नहीं थी, इसलिए उसने बस सिर हिला दिया। आप सब बातें करें, मुझे अन्य काम निपटाने हैं, मैं अब जा रही हूँ। VDL शेयर मूल्य का 98.6% सटीकता के साथ AI विश्लेषण। स्टॉक एनालिसिस AI। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ये कहकर वह मुड़ी और चली गई तथा जाते समय एक फोन कॉल भी लिया। ऐसा प्रतीत होता है कि इस मामले के बाद स्प्रिंग सिटी में वकील हेलियन की प्रतिष्ठा काफी बढ़ गई थी, जिससे वह काफी व्यस्त हो गई थी। आनंद। क्यू बाओटन ने सहजता से अपनी बांह उसके हाथ में डाल दी और एक मीठी मुस्कान बिखेरी। क्या मैं तुम्हें ऐसा कह सकता हूँ? शेन युआन मुस्कुराया और सिर हिलाया। क्यू बाओतान की मुस्कुराहट लगभग उसके कानों के पीछे तक फैल गई। चलो मैं तुम्हें भोजन कराता हूँ। ठीक है, आपको क्या खाना पसंद है? जैसे ही शेन युआन जाने वाली थी, उसने महसूस किया कि कोई उसकी ओर देख रहा है। पीछे मुड़कर शेन युआन ने देखा कि जियांग हान बहुत दूर नहीं खड़ा था, चुपचाप उसे देख रहा था। जब जियांग हान ने उसे देखते हुए देखा तो उसने अपने होंठ आपस में दबा लिए, एक पल के लिए हिचकिचाया और अंततः करीब आ गया। यह आप हैं? क्यू बाओतान ने तुरंत जियांग हान को पहचान लिया। गिटार वाला वह मस्त लड़का जिससे उसकी मुलाकात दूसरे शोर एंटरटेनमेंट के लिफ्ट प्रवेश द्वार पर हुई थी। शेन युआन ने भौहें चढ़ाईं। मैंने नहीं सोचा था कि तुम भी सुनवाई में शामिल होगे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पब फ्यूचर विज्ञापन। जियांग हान अपने पिछले जन्म में कैजियान के दबाव का शिकार हुआ था। इस जन्म में हालांकि वह किसी नुकसान से बच गया था, फिर भी उसे प्रत्यक्ष रूप से घृणा हुई थी। कैजियान के पतन को देखकर अब उसे राहत मिली। जियांग हान ने हल्की सी हम की आवाज निकाली और कहा, न्याय हुआ। उसकी शांत आंखों में घृणा की लहरें चुपचाप उठ रही थीं। मेरे पास आप दोनों के लिए एक कहावत है, जो कुछ भी अतीत में हुआ है वह प्रस्तावना है, और जो कुछ भी भविष्य में हुआ है वह पूर्वानुमान लगाने योग्य है। क्यू बाओतान और जियांग हान की आंखें एक साथ कांप उठी। उसके बाद उज्ज्वल और उन्मुक्त मुस्कानें आई जो सूर्य के नीचे सूरजमुखी की तरह खिल गईं, जीवंत ऊर्जा से भरपूर।
बीता हुआ कल बदला नहीं जा सकता, आने वाला कल आशाओं से भरा हुआ है और आज को बर्बाद नहीं किया जाना चाहिए। आओ मेरा उपहार, शेन युआन ने साहपूर्वक अपने हाथ की एक लहर के साथ घोषणा की और दोनों को दिल खोलकर भोजन करने के लिए प्रेरित किया। फिशरमैन्स जॉय एक आधुनिक रेस्तरां था जहां पहले से आरक्षण कराना पड़ता था। शेन युआन का जश्न मनाने के लिए चोंग मिंग ने एक दिन पहले ही एक निजी कमरा बुक कर लिया था। दोपहर के समय जब तीनों वहां पहुंचे तो रेस्तरां खचाखच भरा हुआ था। बाहर बेंचों पर प्रतीक्षारत ग्राहकों की एक पंक्ति बैठी हुई थी। शेन युआन ने प्रवेश द्वार पर सबा को चोंग मिंग द्वारा भेजा गया आरक्षण नंबर दिखाया। सबा ने उस पर नजर डाली। कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें। अगर सोने से पहले 1 किलो वजन तो हफ्ते में 7 किलो वजन घटेगा। लखनऊ की एक करोड़पति महिला ने बताया कि वह कैसे प्रति सप्ताह 14,40,000 रुपए कमाती है। फोन करने के लिए एक तरफ मुड़ते हुए वह वापस लौटा और सख्ती से बोला, माफ कीजिए, आपका आरक्षण रद्द कर दिया गया है। अगर आप खाना खाना चाहते हैं तो आपको फिर से कतार में लगना होगा। ऐसा कहकर उसने पास में प्रतीक्षा कर रहे ग्राहकों की कतार की ओर इशारा किया। शेन युआन ने भौहें उठाई और शांति से बोले, रद्द। उसके 3 सरल शब्दों ने सबा को अचानक असहजता का अनुभव करा दिया। ये परेशान करने वाला था, लेकिन आदेश तो मैनेजर का आदेश था। उसने उसे नकारने की हिम्मत नहीं की। ठीक है, रद्द कर दिया गया। कृपया पुनः कतार में लगें। उनकी साधारण पोशाक को देखते हुए तीनों ही महत्वहीन लग रहे थे और कोई हलचल पैदा करने की संभावना नहीं थी। सबा ने उन पर बहुत कम ध्यान दिया। ये रेस्तरां ऑनलाइन असाधारण रूप से लोकप्रिय था, हमेशा भीड़ भाड़ वाला रहता था। यहाँ आरक्षण स्लॉट भी एक लोकप्रिय वस्तु बन गया था। यह अक्सर प्रभावशाली व्यक्तियों और ब्लॉगर्स की मेजबानी करता था तथा उनकी यात्राओं का विशाल दर्शकों के लिए सीधा प्रसारण करता था। डिजाइनर ब्रांड के परिधानों में सजी इन इंटरनेट हस्तियों के लाखों अनुयायी थे जो काफी ध्यान आकर्षित कर रहे थे। इतने सारे प्रभावशाली लोगों को आते जाते देखकर सबा इन 3 सादे कपड़े पहने व्यक्तियों से प्रभावित नहीं हुआ और उन्हें अप्रासंगिक समझा। अनान, इसे जाने दो, चलो कहीं और खाने की जगह ढूंढते हैं, क्यू बाओतान ने फुसफुसाते हुए कहा। वह पहले भी रेस्तरां में अंशकालिक काम कर चुकी थी और जानती थी कि बड़े प्रतिष्ठानों में कर्मचारी अक्सर ग्राहकों का आकलन उनके दिखावे से करते हैं। शेन युआन ने हल्के से मुस्कुराते हुए धीरे से कहा, तान ए, जब लोग तुम्हें धमकाते हैं तो पीछे हटने से उनका हौसला और बढ़ेगा। क्यू बाओतान ने इस पर विचार किया। शब्द तो अर्थपूर्ण थे, लेकिन शेन युआन ने अपनी ठुड्डी को थोड़ा ऊपर उठाया। उसकी निगाहें बर्फीली थीं। अपने मैनेजर को मुझसे मिलने के लिए बुलाओ। वह सबा के लिए मुश्किलें खड़ी नहीं करना चाहती थी। वह तो बस एक कर्मचारी था जो अपना काम कर रहा था। असली जिम्मेदार तो मैनेजर था। उसकी दृढ़ता देखकर सबा ने चेतावनी देते हुए कहा, आप वास्तव में क्या करने का इरादा रखती हैं? अध्याय 46 042 सारा अतीत केवल एक प्रस्तावना है _2। ऐसे हालात पहले भी हुए हैं, लेकिन उन ग्राहकों ने चुपचाप समझौता करके अपना नुकसान सह लिया। यह आदमी इतना सख्त क्यों है? मुझे कुछ खास नहीं चाहिए, बस एक उपभोक्ता होने के नाते मेरे अधिकारों की रक्षा नहीं हो रही है। इसलिए अपने मैनेजर को बुलाकर मुझे कोई उचित स्पष्टीकरण दो, वरना मुझे फोन करके रिपोर्ट दर्ज करानी पड़ेगी। वेटर ने घबराकर इधर उधर देखा क्योंकि दूसरे ग्राहकों का ध्यान इस तरफ गया था। उसने अपनी आवाज धीमी कर ली, साफ तौर पर घबराया हुआ। क्या तुम इसे इतना बड़ा मुद्दा बनाना चाहते हो? मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, हमारे बॉस के बहुत मजबूत संबंध हैं। अगर यह बात बिगड़ी तो तुम ही इसके अंजाम भुगत पाओगे। ओह सचमुच, किस तरह के शक्तिशाली संबंध आपको ग्राहकों को इस तरह से धमकाने की अनुमति देते हैं? जैसे ही वेटर कुछ कहने वाला था, पीछे से एक आदमी की आवाज आई, यहाँ क्या हो रहा है? वेटर का चेहरा ऐसे चमक उठा जैसे उसने अपने रक्षक को देख लिया हो। मैनेजर झाओ ने शेन युआन को घूरा और आगे बढ़ने लगे। ये वह झिझक रहा था क्योंकि उसके लिए अपने सामने खड़े युवक का लिंग निर्धारित करना आश्चर्यजनक रूप से कठिन था। शेन युआन ने उस आदमी के नाम के टैग पर नजर डाली। मैनेजर झाओ, मैंने एक दिन पहले रेस्टोरेंट में बुकिंग कराई थी, लेकिन आज मुझे बताया गया कि बुकिंग अब मान्य नहीं है और मुझे दोबारा लाइन में लगने को कहा गया। मैं और मेरे दोस्त बड़ी उम्मीदों के साथ यहाँ आए थे, लेकिन अब निराश होकर लौट रहे हैं। अगर मैनेजर झाओ कोई वाजिब कारण नहीं बता पाते तो मेरे पास फूड सेफ्टी ब्यूरो की हॉटलाइन पर कॉल करके शिकायत दर्ज कराने के अलावा कोई चारा नहीं है। एड्स बाय पब फ्यूचर एड्स। मैनेजर झाओ ने देखा कि कुछ ग्राहकों ने पहले ही अपने फोन पर वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया था और उनकी भौहें तन गईं। मिस, कृपया मेरे साथ यहाँ आइए। उसकी आवाज को देखकर उसने मोटे तौर पर यह अनुमान लगाया कि शेन युआन संभवतः एक युवा महिला थी। शेन युआन हिले नहीं। मैनेजर झाओ का स्वर थोड़ा कठोर हो गया। ये रेस्टोरेंट की ओर से हुई गलती है। हम आपकी आरक्षण राशि पूरी तरह से वापस कर देंगे और मुआवजे के तौर पर जमा राशि का 50% अतिरिक्त देंगे। आप शायद मानवीय शब्दों को नहीं समझते। ये देखकर कि शेन युआन पूरी तरह से अविचलित था और अधिक से अधिक लोग ध्यान दे रहे थे, मैनेजर झाओ का स्वर अधीर हो गया। मैं तुमसे सीधी बात कहूंगी। तुमने जो निजी कमरा बुक किया था वह बॉस के किसी मेहमान ने ले लिया है। तुम कौन हो और बॉस का मेहमान कौन है? क्या उनकी तुलना भी की जा सकती है? पैसे लो और भाग जाओ। शेन युआन हंसा और सिर हिलाया। तुम्हारे बॉस को सचमुच दिखावा करना आता है, अपने सम्मानित अतिथि की खातिर ग्राहकों से किए गए वादे तोड़ना और फिर उसके बारे में उदारता दिखाना। सच में जैसे कुएं की तलहटी में पड़े मेढक को अचानक ऊपर उठा दिया गया हो। ये वाकई आंखें खोलने वाली बात है। तुम, मैनेजर झाओ का चेहरा इस मजाक से लाल हो गया। उसने अपना वॉकी टॉकी उठाया और सुरक्षाकर्मियों को बुलाया। इधर आओ और इन लोगों को मेरे लिए बाहर निकालो। जियांग हान तब तक चुप था। सुरक्षा गार्डों को दौड़ते हुए आते देख वह तुरंत आगे बढ़कर दोनों महिलाओं को बचाने लगा। शेन युआन ने अपने अंगों को थोड़ा फैलाया और जियांग हान को निर्देश दिया, तान ए का ख्याल रखना।
किसी ने यह नहीं देखा कि उसने कैसे कदम उठाया, लेकिन पलक झपकते ही 4 सुरक्षा गार्ड जमीन पर गिर पड़े। एड्स बाय पब फ्यूचर एड्स। इससे स्थिति पूरी तरह बिगड़ गई। कतार में खड़े ग्राहकों ने अपने फोन निकाले और वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। ये प्रमुख वायरल सामग्री थी। अब तुम बर्बाद हो गए हो, मैनेजर झाओ ने गुस्से से कांपते हुए शेन युआन पर चिल्लाया। रेस्तरां के प्रवेश द्वार पर हंगामा खड़ा करना यह आत्मघाती कदम था। रेस्टोरेंट की लोकप्रियता का मुख्य कारण उसकी मालिक वू मेई एन थी। वह लाखों फॉलोअर्स वाली सोशल मीडिया सेलिब्रिटी थी और बाद में बिजनेस जगत के एक बड़े बॉस के साथ उनकी नजदीकियां बढ़ गईं। प्रशंसकों के समर्थन और प्रभाव व धन के मिश्रण से उन्होंने इस क्षेत्र में अपना नाम बना लिया था। अतीत में प्रतियोगियों ने यहां गड़बड़ी पैदा करने की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें पूरी तरह से कुचल दिया गया था। एक उदाहरण में एक छोटे सेलिब्रिटी प्रभावशाली व्यक्ति ने बॉस वू को चुनौती देने का साहस किया। अब वे रेस्तरां की रसोई में बर्तन धो रहे थे। मैनेजर झाओ को पूरा यकीन था कि बॉस वू के साथ खिलवाड़ करने का मतलब निश्चित विनाश होगा। शेन युआन ने अपना फोन निकाला और 110 डायल किया। नमस्ते पुलिस, मैं एक घटना की रिपोर्ट करना चाहता हूं। टाइम्स प्लाजा के टावर बी में फिशरमैन्स जॉय रेस्तरां के बाहर सुरक्षा गार्डों ने हिंसक हमले किए। फिर मैनेजर झाओ की निगाहों के नीचे, जो लगभग खून की धार छोड़ रही थी, उसने एक और नंबर डायल किया। हेलो फूड सेफ्टी ब्यूरो, मुझे टाइम्स प्लाजा टावर बी स्थित फिशरमैन्स जॉय रेस्टोरेंट की शिकायत करनी है, जो दुर्भावनापूर्ण धोखाधड़ी और उपभोक्ताओं के साथ मौखिक दुर्व्यवहार कर रहा है। इस तरह के जबरदस्त कदाचार की पूरी जांच होनी चाहिए। मैनेजर झाओ कांपते हुए उसकी ओर उंगली उठाई। क्या तुम्हें पता भी है कि तुम किसे अपमानित कर रही हो? शेन युआन की उंगलियां तेजी से उसके फोन स्क्रीन पर चलीं और जल्द ही रेस्तरां के बारे में जानकारी प्रदर्शित हो गई। मेइन कैटरिंग मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड की स्थापना पिछले साल हुई थी। कानूनी प्रतिनिधि वो मेइन हैं, जो गोल्ड स्पून के भी शेयर धारक हैं और उनके पास 2% शेयर हैं। गोल्ड स्पून स्प्रिंग सिटी का एक प्रसिद्ध रेस्टोरेंट ब्रांड है, जिसकी स्थापना श्री जिनहुई ने की थी, जो पिछले साल सेवानिवृत्त हुए थे। इस बीच उनके सबसे छोटे बेटे जिनयू ने कंपनी संभाली और पिछले अक्टूबर में कई साझेदारी फर्में पंजीकृत की। अगर मुझे ठीक से याद है तो पिछले साल स्प्रिंग सिटी ने एक नीति लागू की थी, जिसके तहत व्यावसायिक विकास को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त उद्यमों को शुल्कों से छूट दी गई थी। हालांकि इन साझेदारी फर्मों की वित्तीय रिपोर्ट बिना किसी उचित स्पष्टीकरण के भारी घाटा दिखाती हैं। मेरे पास ये संदेह करने के पूरे कारण है कि जिनयू करों से बचने के लिए नीतियों का फायदा उठा रहे हैं। अध्याय 47-042 सारा अतीत केवल एक प्रस्तावना है। _3 लड़की की आवाज तेज लेकिन स्थिर थी। उसका हर शब्द बिजली की तरह टकरा रहा था। मैनेजर झाओ पहले तो पूरी तरह से उपेक्षापूर्ण दिखे, लेकिन जैसे जैसे उन्होंने आगे सुना, उनका चेहरा पीला पड़ गया। जैसे ही लोगों को गोल्डन स्पून की कचौरी के बारे में पता चला, वे उत्साहित हो गए। पिछली बार जब मैं गोल्डन स्पून गया और रसीद मांगी, तो कर्मचारियों ने मुझे बताया कि उनका सिस्टम डाउन है और वे रसीद जारी नहीं कर सकते। मुझे तब लगा कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन अब पता चला कि वाकई कोई समस्या है। फिशरमैन्स जॉय भी कुछ खास बेहतर नहीं है, हमेशा बड़ा चढ़ाकर बातें करते रहते हैं। खाना औसत दर्जे का और बेहद महंगा है। मुझे यकीन है कि उन्होंने टैक्स में जो पैसा बचाया, वह सीधे उनके मार्केटिंग कैंपेन में लगा। उनकी पूरी जांच होनी चाहिए। ये लड़की अद्भुत है। जब उसे धमकाया गया तो पीछे हटने के बजाय उसने तुरंत दूसरे पक्ष की कमियां पकड़ ली और पलटवार किया। ऐसा लगता है कि इस बार फिशरमैन्स जॉय को मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। ये बस एक रेस्टोरेंट है, अपने आप में इतना मस्त। मुझे दोपहर की धूप में कतार में खड़ा रखा, पानी का एक घूंट भी नहीं दिया। मैं उनकी बकवास से तंग आ चुका हूँ। कतार में खड़े ग्राहक लंबे समय से अपनी शिकायतें लेकर बैठे थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी कि कुछ कहूं। अब जब कोई खड़ा हुआ तो सबने अपनी नाराजगी जाहिर करनी शुरू कर दी। शेन युआन ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, श्री जिनयू, जिन्होंने मेरा आरक्षित निजी भोजन कक्ष छीन लिया, वे इस समय अवश्य ही स्वादिष्ट भोजन कर रहे होंगे। इस बार मैनेजर झाओ सचमुच डर गया। पहली बार उसने इस लड़की को गंभीरता से लिया। इतना तीक्ष्ण तर्क, इतनी सूक्ष्म सोच, इससे हृदय में भय की गहरी भावना उत्पन्न हो जाती है। तुम असल में कौन हो? क्या तुम मून पवेलियन से हो? क्या तुम्हें लगता है कि फिशरमैन्स जॉय को बदनाम करने से मून पवेलियन का कारोबार अचानक बढ़ जाएगा? हास्यास्पद है। ध्यान भटकाने की कोशिश बंद करो। मैं तो बस एक साधारण उपभोक्ता हूँ। लेकिन जहां तक आप सबका सवाल है, उपभोक्ताओं को धोखा देना, इसके सबूत अकाट्य हैं। शेन युआन ने अपने फोन पर टैप किया और एक ऑडियो रिकॉर्डिंग चलने लगी। ये मैनेजर झाओ की कुछ क्षण पहले दी गई अहंकारी चेतावनी थी। तुम अपने आप को क्या समझते हो? क्या तुम हमारे बॉस के विशिष्ट अतिथि के बराबर भी हो? अपने पैसे लो और भाग जाओ। उनका स्वर कृपालु और गूंजने वाला था। जैसे जैसे भीड़ सुनती गई, उनका गुस्सा बढ़ता गया। वे सभी उपभोक्ता थे। इतनी बेशर्मी से अपमानित होना किसी के लिए भी बर्दाश्त करना मुश्किल था। मैनेजर झाओ के चेहरे का भाव अत्यंत जटिल था। मैं किसी भी कानून का पालन करने वाले नागरिक की तरह समय पर अपना कर चुकाता हूँ। बेशक मैं जिनयू जैसे उद्यमी से कहीं भी तुलना नहीं कर सकता जो करों की चोरी करता है। अरे रुको, वह उद्यमी कहलाने के लायक नहीं है, वह तो बस एक आपराधिक संदिग्ध है। क्यूई बाओतान की आंखें चमक उठी जब उसने शेन युआन को देखा। उसकी निगाहें प्रशंसा से भरी थीं। वह पहले कभी इतने चतुर, इतने शांत, इतने दुर्जय व्यक्ति से नहीं मिली थी। एक चमकदार सूर्य किरण की तरह तब से उसकी पूरी दुनिया को रोशन कर रही है। जियांग हान की नजर पूरे समय शेन युआन पर ही टिकी रही। उसके आत्मविश्वास और शांत व्यवहार को देखकर उसने थोड़ी निराशा में धीरे से अपना सिर नीचे कर लिया। वह एक वयस्क व्यक्ति था, इसलिए वह थोड़ी सी भी मदद नहीं कर सका। मैनेजर झाओ की उंगली कांपने लगी जब उन्होंने उसकी ओर इशारा किया। काफी देर तक वे एक भी शब्द नहीं बोल पाए। बाहरी लोगों को ऐसा लग सकता है कि उसे मिर्गी का दौरा पड़ रहा है।
वुमेइन को जब शोरगुल का पता चला तो वह जल्दी से वहां पहुंची। जब उसने प्रवेश द्वार पर हुई घटना के बारे में सुना तो उसका चेहरा उदास हो गया। ये व्यक्ति वास्तव में कौन है? इस घटना ने फिशरमैन्स जॉय की प्रतिष्ठा को पूरी तरह से धूमिल कर दिया था। प्रतिस्पर्धी गिद्धों की तरह झपटने के लिए ताक में थे और अब इस नुकसान को कम करने के लिए और अधिक विपणन खर्च की आवश्यकता होगी। सहायक ने कहा, ये वही ग्राहक है जिसने मूल रूप से जेक्सी में कमरा आरक्षित किया था, लेकिन चूंकि श्री जिन बहुत कम समय में आए थे इसलिए हमने उनका कमरा उन्हें दे दिया। प्रबंधक झाओ ने पहले ही मुआवजा देने का वादा किया था, लेकिन उन्होंने इसे छोड़ने से इनकार कर दिया। अध्यक्ष वु, यह नहीं चल सकता। अगर जनता की राय इसी तरह बिगड़ती रही तो इससे न केवल फिशरमैन्स जॉय को नुकसान होगा, बल्कि गोल्डन स्पून भी इस झंझट में फंस जाएगा। तो फिर कुछ लोगों को बुलाकर उसे जबरदस्ती ले जाओ। जरूरत पड़े तो पहले उसकी पिटाई करो। अगर उसने मुझसे लड़ने की हिम्मत की तो मैं ये सुनिश्चित कर दूंगी कि वह बिना किसी निशान के गायब हो जाए, वुमेइन ने दांत पीसते हुए कठोर और दृढ़ आंखों से कहा। सहायक परेशान दिख रहा था। वह मार्शल आर्ट जानती है। कुछ सुरक्षा गार्ड तो उसके पास भी नहीं पहुंच पाए और उन्हें नीचे गिरा दिया गया। वुमेइन चिढ़कर चिल्लाई, तो फिर आप क्या सुझाव देते हैं? उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि एक युवा लड़की इतनी काबिल हो सकती है। जरूर, उसे प्रतियोगियों ने ही भेजा होगा। गोल्डन स्पून के बारे में उसकी गहरी जानकारी से पता चलता था कि वह पूरी तैयारी के साथ आई थी। सहायक ने सुझाव दिया, श्री जिन के पास जो अंगरक्षक है वह विश्वसनीय रूप से कुशल है। क्यों न उससे पहले आगे आकर उसे काबू में करने के लिए कहा जाए। अन्यथा अगर यह बढ़ता रहा तो स्थिति और भी नियंत्रण से बाहर हो जाएगी। वुमेइन को उस लंबे कद के अंगरक्षक की याद आई जो हमेशा जिन यू के साथ रहता था। उसने जिन यू को पहले भी उसका जिक्र करते सुना था। जिन परिवार के अंदरूनी कलह भयंकर थे, इसलिए उसने उस अंगरक्षक को रखने के लिए बहुत पैसा खर्च किया था, जो पहले भाड़े का सिपाही था जो अकेले ही 10 आदमियों को मार गिराने में सक्षम था। वुमेइन निजी कमरे में वापस चली गई और जिन यू के प्रवेश द्वार पर हुई घटना को बड़ा चढ़ाकर बताया। जिन यू ये सुनकर आग बबूला हो गया। ये तो बहुत ही शर्मनाक है। जियाओ लॉन्ग, जाओ और मेरे लिए उससे निपटो। अध्याय 48:042 सारा अतीत केवल एक प्रस्तावना है _4। जिन यू के पीछे खड़ा आदमी बहुत ही प्रभावशाली था। उसके चेहरे पर चौकोर जबड़े थे और उसकी आकृतियां धार्मिक थीं, जिससे गंभीरता झलक रही थी। बस एक नजर ही किसी की भी रूह कांपने के लिए काफी थी। इन शब्दों पर एक बाघ की तरह सोच समझकर कदम बढ़ाते हुए जियो लॉन्ग निजी कमरे से बाहर निकल गया और वुमेइन उत्सुकता से उसके पीछे पीछे चल रही थी, जो प्रत्याशा से मुस्कुरा रही थी। जिन यू को जरा भी चिंता नहीं थी। जियाओ लॉन्ग वो शख्स था जिसे उसने पिटी सिक्योरिटी सर्विसेज से मोटी तनख्वाह पर अपने साथ लाया था। उसकी ऊंची कदकाठी दूसरों को धोखा दे सकती थी, लेकिन सच तो यह था कि उसका दिमाग तेज था और सबसे खास बात यह कि वो लड़ भी सकता था। पिछले 2 सालों में ही जियाओ लॉन्ग ने उसे अनगिनत हमलों से बचाया था, चाहे वो खुले हों या छिपे। जब पिछले साल उसके पिता का निधन हुआ और उसके भाइयों और चाचाओं के साथ पारिवारिक विरासत को लेकर हुए विवाद भयंकर झड़पों में बदल गए, तो जियाओ लॉन्ग ही था जिसने उसे कई खतरनाक दौरों से सुरक्षित निकाला था। कोई यह कह सकता है कि जिन यू का जीवन जियो लॉन्ग के कारण था। कोई आश्चर्य नहीं कि एक नेक परिचित ने उन्हें पिटी सिक्योरिटी सर्विसेज की सिफारिश की थी। महंगा जरूर, लेकिन पैसा वसूल। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से देखा था कि जियाओ लॉन्ग ने 1 मिनट से भी कम समय में 1 दर्जन छोटे मोटे गुंडों को मार गिराया था, वह भी त्वरित और दोषरहित समाधान। तो एक ऐसी किशोरी लड़की से निपटना जिसने कुछ आकर्षक लेकिन बेकार चालें सीख ली थीं। जिन यू जरा भी चिंतित नहीं था। यदि वह अपंग हो गई तो वह मूर्खतापूर्वक मुसीबत में फंसने के कारण इसकी हकदार थी। ये सोचते हुए कि जियाओ लॉन्ग के साथ उसका सुरक्षा अनुबंध समाप्त होने वाला था, जिन यू ने अपने निर्णय में संकोच नहीं किया। उसे निश्चित रूप से इसे नवीनीकृत करना था। ये वही है, जल्दी से उसे पकड़ो। वुमेइन ने भीड़ में एक युवा लड़की की ओर इशारा करते हुए कहा। जियाओ लॉन्ग ने लक्ष्य की ओर आंखें तिरछी करके देखा। वह एक दुबली पतली लंबी लड़की थी। पहली नजर में उसके लिंग का आसानी से भ्रम हो सकता था, लेकिन जियाओ लॉन्ग ने काफी यात्राएं की थी और लोगों को पहचानने में माहिर था। एक नजर ही उसे पहचानने के लिए काफी थी कि वह एक नाबालिग लड़की है। उसके अंग पतले थे लेकिन उनमें ताकत थी, उसका रुख स्थिर था और उसकी निगाहें शांत लेकिन गहराई से संरक्षित थीं। इतनी युवा फिर भी इतनी प्रभावशाली उपस्थिति। स्पष्टतः वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं थी। जियाओ लॉन्ग ने जल्दी से अपने मन में स्थिति का आकलन किया। जिन यू के साथ उसके अनुबंध के तहत उसे व्यक्तिगत सुरक्षा प्रदान करना जरूरी था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह सिर्फ जिन यू की मूर्खता की वजह से खुद पर बेवजह मुसीबत मोल ले लेगा। वफादार लेकिन अंधे नहीं, ये पिटी सिक्योरिटी का प्रमुख नियम था। एक बार अनुबंध समाप्त हो जाने पर यदि कोई भी पक्ष नवीनीकरण नहीं कराना चाहता तो उनके संबंध तुरंत टूट जाएंगे और वे अजनबी बन जाएंगे। स्थिति को तेजी से अपने मन में तौलते हुए जियाओ लॉन्ग ने आखिरकार कहा, राष्ट्रपति वो सार्वजनिक रूप से कार्रवाई करना, खासकर जब ताकत में असमानता इतनी स्पष्ट हो, मुसीबत को न्योता दे सकता है। क्यों न हम अभी पीछे हट जाएं और बाद में कार्रवाई करें जब कोई देख न रहा हो। वुमेइन को उम्मीद नहीं थी कि यह अंगरक्षक इतना तेज होगा। बुरा नहीं है, चलो ऐसा करते हैं। जब वह अकेली होगी तो देखते हैं मैं उससे कैसे निपटता हूँ। जियाओ लॉन्ग ने कुछ देर के लिए अपनी भौहें सिकुड़ी, लेकिन आगे कुछ भी कहने से परहेज किया। मैनेजर झाओ ने वुमेइन का इशारा पकड़ लिया और तुरंत ही क्षमा मांगने के लिए झुक गए। हमारे प्रतिष्ठान की लापरवाही के कारण आपको हुई किसी भी परेशानी के लिए हम तहे दिल से माफी मांगते हैं। मैं फिशरमैन्स जॉय की ओर से आपको अपनी ओर से हार्दिक खेद व्यक्त करता हूँ। आपके लिए एक निजी कमरा तैयार किया गया है। कृपया सम्मानित अतिथिगण अवश्य पधारें। क्षतिपूर्ति के तौर पर आज आपके सभी खर्चे माफ कर दिए जाएंगे और हम आपको 10,000 युआन का एक अतिरिक्त भोजन वाउचर भी देंगे, जिसका उपयोग आप और आपके मित्र जब भी वापस आएं कर सकते हैं।
मैनेजर झाओ की दास्तां इससे अधिक स्पष्ट रूप से प्रदर्शित नहीं हो सकती थी, लेकिन वहां खड़े लोगों को लगा कि सब कुछ नीरस हो गया है। उन्हें उम्मीद थी कि कुछ नाटकीय मोड़ आएगा, लेकिन इसके बजाय मामला पैसों से निपट गया। शेन युआन ने भौहें उठाई और टिप्पणी की, मेरे लिए जाल बिछा रहे हो, है ना? मैनेजर झाओ की पलकें हल्की सी झपक गईं। इस युवती से निपटना इतना मुश्किल कैसे हो गया? कोई बात नहीं, आखिरकार राष्ट्रपति वो तो बाद में उसका ध्यान रखेंगे, तब वे अपनी भड़ास निकाल लेंगे। शेन युआन ने लापरवाही से अपनी आस्तीनें चढ़ाते हुए बगल में बैठे जियांग हान और क्यूई बाओतान की ओर रुख किया। अंदर पहुंचते ही, मेरे पास ही रहना, एक दूसरे से अलग मत होना। क्यू बाओतान शेन युआन से लिपट गया और चावल पर चोंच मारती हुई छोटी चिड़िया की तरह जोर से सिर हिलाया। मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, एक कदम के लिए भी नहीं। अच्छी लड़की, शेन युआन ने धीरे से मुस्कुराते हुए क्यूई बाओटन के सिर पर थपथपाया। अंदर जाते ही शेन युआन के प्रवेश द्वार ने लगभग हर रेस्टोरेंट ग्राहक की निगाहें अपनी ओर खींच लीं। आखिरकार दरवाजे पर जो हंगामा हुआ था वह वाकई एक तमाशा था, और लोगों को स्वाभाविक रूप से एक अच्छा नाटक पसंद आता है। कृपया दूसरी मंजिल पर चले जाए, सावधानी से कदम बढ़ाए, मैनेजर झाओ ने सोच समझकर सलाह दी। क्यूई बाओतान का हाथ अपने हाथ में लेकर शेन युआन सीढ़ियों से ऊपर की ओर चली गई। जियांग हान उनके पीछे था। रास्ते में मैनेजर झाओ के मुंह के कोनों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट उभर आई। उसने पहले भी जियाओ लॉन्ग की आकृति देखी थी। दूसरी मंजिल पर सिर्फ निजी भोजन कक्ष थे, और उन गलियारों में होने वाला कोई भी टकराव बिना किसी की नजर में आए और बिना किसी रुकावट के चलता रहता। उस लड़की के आसन पतन की कल्पना करने में एक तरह की संतुष्टि थी। जैसे ही शेन युआन दूसरी मंजिल पर पहुंची, उसका सामना एक लंबे चौड़े कंधों वाले आदमी से हुआ जो उसके ठीक सामने खड़ा था। उसकी उपस्थिति ने उसे पहली नजर में ही चौंका दिया। क्यू बाओतान का दिल डर के मारे लगभग रुक गया। उसने चीख को रोकने के लिए अपने मुंह पर हाथ रख लिए। शेन युआन ने उसकी पीठ थपथपाए और उसे दिलासा दिया, क्या मैंने अपनी नन्ही तान एर को डरा दिया? क्यूई बाओटन ने अपने होंठ काटे और धीमी आवाज में कहा, मैं ठीक हूं। लेकिन उसने धीरे से शेन युआन की आस्तीन खींची और फुसफुसाया, अनान, हम भाग क्यों नहीं जाते? भीड़भाड़ वाले क्षेत्र में दौड़ते हुए निश्चित रूप से वे वहां लापरवाही से काम करने की हिम्मत नहीं करेंगे। शेन युआन ने धीरे से हंसते हुए जियांग हान की ओर एक नजर डाली। आगे बढ़ते हुए जियांग हान ने क्यूई बाओतान को पकड़ लिया और उसे सुरक्षात्मक ढंग से अपने पीछे ले गया। उसकी निगाहें बर्फ की तरह ठंडी थी, क्योंकि उसने काले कपड़े पहने उस विशालकाय आदमी से आंखें मिला लीं। अध्याय 49:042 सारा अतीत केवल एक प्रस्तावना है _5। मैं उसे संभाल लूंगा। तुम और मिस क्यू भागने का कोई मौका ढूंढो और पहले पुलिस को बुलाओ। गिटार बजाने के लिए तुम्हें इन हाथों की जरूरत है। अगर ये घायल हो गए तो क्या होगा? तब तुम्हारे सपनों का क्या होगा? जियांग हान ने अपने होंठ भींच लिए, कोई बात नहीं, यह मेरे लिए मायने रखता है। ये लोग आपकी चोट की कीमत के लायक नहीं हैं, शेन युआन ने आगे बढ़ते हुए कहा। जियांग हान उसकी पीठ की ओर देखता रहा, उसकी निगाहें भावनाओं से अशांत थीं। अगर आप कोई कदम उठाने जा रहे हैं तो जल्दी करें, मेरे पास बर्बाद करने के लिए समय नहीं है। जियाओ लॉन्ग ने भौहें चढ़ाईं। वह एक जवान औरत पर हाथ नहीं उठाना चाहता था। यह कोई सम्मानजनक जीत नहीं है। हालांकि दूसरे पक्ष ने पहले हमला किया और जियो लॉन्ग ने तेजी से चकमा दे दिया। संकीर्ण गलियारा तुरंत युद्ध क्षेत्र में बदल गया। गति से प्रेरित लाइटें टिमटिमाती और बुझती रहीं, जैसे दो आकृतियां परछाइयों में टकरा रही हों, एक दुबली पतली, एक चौड़ी। उनके शरीर में जबरदस्त अंतर तनाव को साफ जाहिर कर रहा था। क्यू बाओतान ने उत्सुकता से लड़ाई देखी। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि ऐसा लग रहा था कि वह उसकी छाती से फट जाएगा। हम अपने आप को ज्यादा आंक रहे हो, वुमेइन ने सीढ़ियां चढ़ते हुए व्यंग्य किया और रास्ते में जानबूझकर क्यूई बाओतान से टकरा गई। क्यू बाओतान टक्कर से लड़खड़ा गई। सौभाग्य से जियांग हान ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और उसे सहारा देकर गिरने से बचा लिया। क्यूई बाओतान ने अपने दांत पीस लिए, अचानक घूम गई और वुमेइन को धक्का दे दिया। वुमेइन की भौहें तेजी से उठीं। कुतिया, मुझे धक्का देने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बोलते हुए उसने अपना हाथ उठाया और क्यूई बाओतान के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारा। जियांग हान ने उसकी उतरती कलाई पकड़ ली। उसकी आंखें बर्फ जैसी ठंडी थीं। वुमेइन उसकी तीखी नजरों से जम गई। उसकी आवाज कांप रही थी, क्योंकि वह खुद को विद्रोही बनाए रखने की कोशिश कर रही थी। अगर तुमने मुझे छूने की भी हिम्मत की तो पछताओगे। जियांग हान ने अपना हाथ झटक दिया। वुमेयान पीछे की ओर लड़खड़ा गई। उसकी पीठ दीवार से टकरा गई। अपनी सुन्न कलाई को पकड़े हुए वुमेइन ने दांत पीसते हुए उन्हें घूरा। बस इंतजार करो जियाओ लॉन्ग, उस लड़की का ख्याल रखने के बाद वह तुम दोनों से निपटेगा। क्या आप ये दोहराना चाहेंगी कि किसे किस बात का पछतावा होगा? उसके कानों में एक उपहासपूर्ण आवाज गूंजी। वुमेइन ने अपना सिर ऊपर उठाया, लेकिन सामने का दृश्य देखकर वह चौंक गई और घबराहट में पीछे हट गई। हाँ, ये कैसे संभव है? जियाओ लॉन्ग जमीन पर पड़ा था। युवती विजयी भाव से एक पैर उसकी पीठ पर रखे खड़ी थी। दोनों हाथों को क्रॉस किए उसकी विद्रोही नजरें वुमेइन की नजरों से दृष्टता से मिलीं। वुमेइन को अचानक अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई। सहज ही वह भागने के लिए मुड़ी। घबराहट में उसका कदम गलत पड़ गया और वह सीढ़ियों से नीचे गिर गई। धप धप धप, वह विपरीत प्लेटफॉर्म की दीवार से टकरा गई। दर्द से लगभग बेहोश हो गई। उसकी सहायक घबराकर दौड़ी और उसे उठाने की कोशिश की। प्रेसिडेंट वो, क्या आप ठीक हैं? क्या मैं आपको अस्पताल ले जाऊं? वुमेइन मुश्किल से अपनी गर्दन घुमा पा रही थी, बगल से घूर रही थी। श्रीमान जिन। पहले आत्मसंतुष्ट मैनेजर झाओ अब डर से स्तब्ध हो गया था। फर्श पर निढाल होकर बैठा हुआ था, आवाज निकालने की हिम्मत नहीं कर रहा था। शेन युआन ने ठंडी हंसी हंसते हुए अपना पैर वापस खींच लिया। उठना। जियाओ लॉन्ग ने खुद को जमीन से ऊपर उठाया और अपने सामने खड़ी युवती को आश्चर्य भरी नजरों से देखने लगा।
उसे संदेह था कि वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, लेकिन उसने यह नहीं सोचा था कि वह पूरी तरह से कुचला जाएगा। वह 3 चाल भी नहीं टिक सका। साथ ही उसकी तकनीक में एक अजीब तरह की परिचितता थी जिसे जियाओ लॉन अनदेखा नहीं कर सका। अपनी आंखें सिकुड़ते हुए उसने संकोच से पूछा, ताई शांग ताई जिंग। उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। क्या वह इस बारे में बहुत अधिक सोच रहा था? जिनयू ने यह मान लिया कि स्थिति सुलझ गई है और वह निजी कमरे से बाहर निकल गया। लेकिन जैसे ही वह बाहर निकला, उसने देखा कि जियाओ लॉन्ग एक युवती के साथ शर्मिंदगी से खड़ा था। उसके चेहरे पर अपमान की लकीरें थीं। जिनयू का चेहरा तुरंत खराब हो गया। जियाओ लॉन्ग, आखिर क्या हो रहा है? जियाओ लॉन्ग ने सिर हिलाया, मुझे माफ करना मिस्टर जिन, मैं उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। जिनयू गुस्से से आग बबूला होकर लगभग गिर पड़ा और उसने जियाओ लॉन्ग की नाक पर उंगली रख दी। मैं हर साल तुम पर इतना पैसा खर्च करता हूँ और तुम एक छोटी बच्ची को भी नहीं संभाल सकते। तुम किस काम के हो? जियो लॉन्ग ने भौहें चढ़ाईं और चुप रहा। उनके सामने एक साया टिमटिमाया। जिनयू की चीख के साथ उसकी उंगली जबरदस्ती पीछे की ओर मुड़ी, जब तक कि वह टूट नहीं गई। थोड़ा सम्मान दिखाना सीखो। क्या तुम कभी उन लोगों की वफादारी के बारे में सोचते हो जो तुम्हारे लिए अपनी जान जोखिम में डालते हैं? और एक बात, मुझ पर अपनी उंगली मत उठाना। जिनयू का चेहरा पीड़ा से मुड़ गया। वह 2 आश्चर्यजनक रूप से साधारण चेहरों को घूर रहा था, सिवाय लड़की की आंखों में बर्फीली उदासीनता के जो उसके विनम्र बाहरी रूप को भेद रही थी। उसकी शर्म और क्रोध आग की तरह जल रहे थे। जिन परिवार का शक्तिशाली उत्तराधिकारी एक मामूली लड़की के कारण अपमानित। अगर यह बात बाहर आ गई तो वह किसी का सामना कैसे कर पाएगा? तुम मर गए। शेन युआन मुस्कुराया। बेहतर होगा कि तुम अपने हिसाब किताब अच्छी तरह छिपा लो। नया टैक्स चोरी कानून अभी पास हुआ है, कम से कम 5 साल की सजा, तुम्हें पता है। ऐसा कहकर उसने उसे जाने दिया और चली गई, जिससे जिनयू भय और निराशा में जम गया। जैसे ही वह जियाओ लॉन्ग के पास से गुजरी, उसने उस पर एक क्षणिक नजर डाली। जियाओ लॉन्ग का गला बैठ गया क्योंकि वह चुपचाप उसकी आकृति को दूर गायब होते देख रहा था। अध्याय 50-042 सारा अतीत केवल एक प्रस्तावना है _6। जब बाकी सब लोग नजरों से ओझल हो गए तो वह आगे बढ़ा, मिस्टर जिन, क्या आप ठीक हैं? बेकार, तुमने मुझे इतना शर्मिंदा किया है, ये सब तुम्हारी गलती है। जिनयू ने उसे गुस्से से घूरा। जियो लॉन्ग ने अपने होठों को एक साथ दबाया और चुपचाप नियोक्ता की तीखा आलोचना सहन की। ये अमीर लोग, इनका गुस्सा हमेशा बहुत ज्यादा रहता है। आम दिनों में तो ये आपको भाई कहते हैं, लेकिन जब कुछ गड़बड़ होती है तो ये अपने बगल वाले बॉडीगार्ड पर गुस्सा निकालते हैं। सौभाग्यवश पिछले कुछ वर्षों में उसे इसकी आदत हो गई है। वह कभी भी उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लेते। अपनी स्थिति स्पष्ट रखना किसी भी चीज से अधिक महत्वपूर्ण है। उसी समय उसके फोन पर अचानक एक सूचना आई और जियो लॉन्ग तुरंत सतर्क हो गया। उसने अपना फोन निकाला और उसमें छिपा सिस्टम खोला। 30 सेकंड पहले उसके मित्र हुआंग जियाओ का संदेश आया था। लॉन्ग, मेरे पास तुम्हारे लिए एक छोटी सी खबर है। नया नेता इस समय स्प्रिंग सिटी में है। बेहतर होगा कि तुम इस मौके का फायदा उठाओ। नए अधिकारी हमेशा धमाकेदार अंदाज में कदम रखते हैं और उन्हें जरूर लोगों की जरूरत होगी। हुआंग शियाओ उसका करीबी भाई था, जिसके साथ उसने संगठन में प्रवेश किया था और पद पर पहुंचा था। दोनों के बीच जीवन मरण का रिश्ता था। पिछले साल उन्हें किंगजोऊ के एक प्रतिष्ठित परिवार के उत्तराधिकारी के अंगरक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। हुआंग शियाओ का दिमाग तेज और व्यक्तित्व बहुत ही सहज था, जिससे उसने अपने नियोक्ता का विश्वास जीत लिया था। अगर कुछ गड़बड़ न हुई तो उसने सेवानिवृत्ति तक इस पद को पूरा करने की योजना बना ली थी। इसके अलावा अपने व्यापक संपर्कों के कारण हुआंग शियाओ हमेशा कई चैनलों से छोटी छोटी जानकारियां जुटा लेता था। हालांकि शियाओ लॉन्ग को इस खबर की विश्वसनीयता पर संदेह था, फिर भी वह मन ही मन इस पर आंशिक रूप से विश्वास करता था। तो क्या दान हुआंग अब स्प्रिंग सिटी में है? इसके अलावा मैं आपके साथ एक गोपनीय जानकारी साझा करूंगा जिसे पाने के लिए मैंने बहुत जोखिम उठाया है। दान हुआंग एक बहुत ही युवा महिला है। वाह, जब मुझे ये पता चला तो मैं हैरान रह गया। एक सच्ची दृढ़ इच्छाशक्ति वाली महिला, उसने बो जियाओ को भी हरा दिया है। अफवाह है कि लॉर्ड बाइजे उस पर बहुत भरोसा करते हैं। ये स्पष्ट है कि लॉर्ड गौचेन को दरकिनार करने के लिए उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। बिना मुकदमे वाले महीने में जीवित रहना और मुकदमे के मैदान से जिंदा बाहर निकलना, ये समझ से परे की ताकत है। हालांकि मुझे इस जानकारी के पीछे की सच्चाई पर गंभीर संदेह है। दान हुआंग एक युवा महिला है। जियो लॉन्ग ने अचानक अपना सिर उठाया। उसके दिमाग में उस युवा लड़की के साथ हुई झड़प के टुकड़े फिर से उभर आए। वे असाधारण रूप से परिचित चालें और उससे निकलती असाधारण उपस्थिति। उसका हाथ फोन पर कस गया। उसके कानों में जिनयू अभी भी गुस्से से बड़बड़ा रहा था। जियो लॉन्ग उसे ठंडी निगाहों से देख रहा था। चुप रहो। जिनयू चौंक गया। जब उसे एहसास हुआ कि एक मामूली अंगरक्षक ने उस पर चिल्लाने की हिम्मत की है तो वह तुरंत उछल पड़ा और जियाओ लॉन्ग के चेहरे पर उंगली रखकर गालियां देने लगा। तुम अपने आप को क्या समझते हो? तुम तो बस एक अंगरक्षक हो और तुम मुझ पर इतना रवैया दिखाने की हिम्मत कैसे करोगे? कृपया याद रखें, यह एक पारस्परिक सम्मान वाला रोजगार संबंध है। आप मुझे भुगतान करते हैं और मैं आपकी सुरक्षा सुनिश्चित करता हूं। इसके अलावा आपको मेरे चरित्र को अपमानित करने का कोई अधिकार या योग्यता नहीं है। जियो लॉन्ग के कठोर शब्दों ने जिनयू को स्तब्ध कर दिया। पिछले 2 सालों से जियाओ लॉन्ग हमेशा बिना कुछ कहे उसकी बात मानता आया था। जियाओ लॉन्ग को इतना उग्र और टकराव भरा देखना पहली बार था। ये कहना ही होगा, ये थोड़ा चिंताजनक था। क्या आपको इस समय टैक्स ब्यूरो द्वारा आपके खातों की जांच के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए, श्रीमान जिन? अभी आपको शायद ये पता भी नहीं होगा कि आपने किस तरह के भयानक व्यक्ति को नाराज कर दिया है। कर जांच का जिक्र आते ही जिनयू तुरंत घबरा गया और वहां से भाग गया। मिस्टर जिन, वू मी एन ने दयनीय रूप से जिनयू की आस्तीन खींची। दफा हो जाओ, ये सब तुम्हारी गलती है।
मैं बाद में तुमसे निपट लूंगा। जिनयू ने वू मेइयन को एक तरफ धकेला और जल्दी से नीचे की ओर भागा। जियाओ लॉन उदासीनता से वू मेइयन के पास से चला गया। अल्पविराम। फिशरमैन जॉय छोड़ने के बाद शेन युआन को एक अच्छी तरह से पुनर्निर्मित रेस्तरां मिला। चंद्रमंडप। उन्होंने मैनेजर झाओ की पिछली टिप्पणियों को याद किया। ऐसा लग रहा था कि इस रेस्तरां का कारोबार कम हो रहा है और अच्छा नहीं चल रहा है। यहाँ तक कि दोपहर के भोजन के समय भी वहां ज्यादा ग्राहक नहीं थे। तीनों के बैठ जाने पर क्यू बाओतान ने अपनी छाती थपथपाई। इससे मैं सचमुच डर गई। खुशकिस्मती से सब ठीक है। मैं तुम्हें कभी कुछ नहीं होने दूंगा। शेन युआन ने क्यू बाओतान को मेन्यू थमा दिया। आप लोग ऑर्डर करें, मैं ज्यादा नखरेबाज नहीं हूँ, सब कुछ ठीक है। बोलने के बाद उसने अपना सिर नीचे कर लिया और अपने फोन में कुछ करने लगी। कुछ सोचने के बाद शेन युआन ने ऊपर देखा और कैश रजिस्टर के पीछे एक युवक को अपने डेस्कटॉप कंप्यूटर पर एक प्रतिस्पर्धी ऑनलाइन गेम खेलने में तल्लीन देखा। शेन युआन उठे और उस युवक की ओर चले गए। लीजू अपने भयंकर युद्ध में लीन था और उसने यह नहीं देखा कि उसके पीछे कोई खड़ा है। जंगलर ने अभी अभी राक्षसों के एक समूह को साफ करना समाप्त किया था और अब दोनों टीमों के एडीएस निचले लेन पर एक गहन लड़ाई में उलझे हुए थे, जबकि उनके समर्थक उन्हें बचाने की कोशिश में अराजकता में इधर उधर भाग रहे थे। इस बीच मिड लेन की रेंगती लहरें आपस में टकराने वाली थीं। इस समय मिड और बॉटम लेन दोनों ही आपस में उलझी हुई थी, जिससे जंगलर मुश्किल में पड़ गया। यदि वह निचली लेन की मदद करता है तो मिड नुकसान में पड़ सकता है, लेकिन यदि वह मिड की सहायता करता है तो दुश्मन जंगलर फ्लैंक करने का अवसर ले सकता है, जिससे उसकी निचली लेन ध्वस्त हो सकती है। लीशु अनन्य की स्थिति में झिझक रहा था, तभी एक शांत आवाज अचानक उसके कानों में पड़ी, जो धुंध को चीरती हुई आई, जैसे सूर्य की रोशनी कोहरे को भेदती हुई उस पर गहरा आघात कर रही हो। आगे की कहानी सुनाने के लिए वी एम स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करो।